तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन शॉट बनाने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़े दुख की बात ही 1.5 घंटे वीडियो बनाने के बाद मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया और जो वीडियो फाइल था वो अनसपोर्टेड हो गया। 3 GB का फाइल था और वो तो मैंने 1.5 घंटे की मेहनत बेकार गई। लेकिन फिर से आ गया हूँ मैं, फिर से उससे डबल जोश के साथ फिर से करते हैं भाग रेखा नहीं, हाँ मैंने भाग रेखा तक कराया था। यहाँ पर तीनों मैंने कविताएं करा दी थी जो हम लोग को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था, लेकिन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ। चलो सखियों मुझसे कहकर जाते हम लोग पढ़ते हैं कविता। तो हम शायद ये सोच रहे हैं कि वन शॉट नहीं करके रिवीजन करवा दें, ठीक है, सब कविता का अलग अलग से रिवीजन, ठीक है। तो अलग अलग से रिवीजन आएगा 5-5 मिनट में, जल्दी एकदम 5 मिनट में एकदम सारा कविता को खत्म करेंगे। सखियों मुझसे कहकर जाते, कहा तो क्या मुझको भी अपनी पद बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखियों मुझसे कहकर जाते, इसका अगर हम लोग शब्दार्थ पढ़ने जाए तो शब्दार्थ मतलब पथ, बाधा का मतलब होता है रास्ते की रुकावट, मार्ग में आने वाली बाधा को हम लोग क्या बोलते हैं, पथ बाधा। संदर्भ ये याद कर लीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला। देखो हम लोग किताब का नाम क्या है, पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति। हिंदी पाठ्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति में संकलित सखियों मुझसे कहकर जाते शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। इसके कवि मैथिली चंद्रगुप्त है और यह कविता उनके काव्य ग्रंथ यशोधरा से ली गई है। प्रसंग देखते हैं, मैथिली चंद्रगुप्त की मनोव्यथा का चित्रण किया गया है और यशोधरा की मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। अब देखो व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है। व्याख्या पढ़ने के बाद फिर से पंक्ति पढ़ेंगे जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैथिली चंद्रगुप्त जी लिखते हैं कि यशोधरा सखी से कहती है कि सिद्धार्थ सत्य की खोज में संसार के सुख त्याग करके वन में चलेगा। जन कल्याण हेतु उनका सत्य की खोज में जाना गौरव की बात है, परंतु यशोधरा को इस बात का दुख है कि सिद्धार्थ उन्हें बिना बताए चले गए। यदि वो उन्हें बताकर जाते तो उनके मार्ग की बाधा कदापि न बनती, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें बताना उचित नहीं समझा, इसी बात का उन्हें दुख है। यशोधरा अपने गृहस्थ जीवन को याद करते हुए सखी से कहती है कि उनके पति ने उन्हें बहुत स्नेह दिया, उन्हें बहुत मानते रहे, परंतु यशोधरा के मन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में उनके पति उन्हें पहचानते हैं। यदि उन्हें भली भांति पहचानते तो इस तरह रात के अंधेरे में उन्हें बिना बताए न चले जाते। वो आगे कहती है कि उन्होंने आज तक वही किया जो सिद्धार्थ को पसंद था, जो बात उनके मन में रहती थी वही यशोधरा के सर्वोपरि होती थी। यशोधरा कहती है कि काश उसके पति ने उस विश्वास करके अपने जाने की बात उन्हें बताई होती तो स्वयं उन्हें भेज देती, कभी उनके मार्ग की बाधा न बनती। तो फिर से उस पंक्ति को पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो ये पंक्ति आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो बता देना। फिर से फ़ोन आ रहा है भाई, इसको उफ यार, अब फ़ोन भी ऐसा है कि इसको हम कैसे मना करें। है चलो कट गया छोड़ दो, रहने दो। चलो आए देखते हैं दूसरा नंबर व्याख्या देखते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पड़ में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखियों मुझसे कह कर जाते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति की व्याख्या पढ़ते हैं और इसके बाद फिर से पंक्ति को पढ़ेंगे। यशोधरा भारतीय नारी के इतिहास का स्मरण दिलाते हुए सखी से कहती है, यशोधरा भारतीय नारी के इतिहास का स्मरण दिलाते हुए सखी से कहती है कि वह भी क्षत्राणी है और उसे क्षत्रिय कुल धर्म का पालन करना आता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय स्त्रियां अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके मंगल टीका लगाकर उनके विजय की कामना करते हुए उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, जहाँ प्राणों की होड़ लगी रहती थी। जिस नारी जाति की यह परंपरा रही हो, वह भला सिद्धि प्राप्ति हेतु वन में जाने वाले पति की राह की रुकावट बनकर क्यों खड़ी होती। सिद्धि हेतु जाने वाले पति को वह कैसे रोक सकती थी, वह भी तो उसी कुल परंपरा की नारी थी। फिर उसके पति ने उसके प्रति अविश्वास क्यों जताया। यदि वो मुझसे कहकर जाते तो मैं कभी उनके मार्ग की बाधा न बनती। तो चलो फिर से पढ़ते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में ही सुसज्जित करके, किससे सुसज्जित करती है तो तलवारों से, तीर धनुष से, मतलब कि हथियारों से। प्रीतम को प्राणों के पड़ में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखियों मुझसे क्या कर जाते हैं। यहाँ पर कहना चाह रही कि अगर हम युद्ध में लड़ने के लिए अपने पतियों को सजा कर भेज देते हैं क्षण में बिना कोई बात गवाए, हम लोग क्षत्राणी हैं, तो ये तो सिद्धि पाने के लिए गए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए गए हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे नहीं जाने देते उनको। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर,
हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या व्याख्या है। यशोधरा सखी से कहती है कि मुझे तो अपने पति को विदा करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अब तो उनके पास मिथ्या गर्व करने का भी कोई अवसर शेष नहीं रह गया। जिस पति ने उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनाया था, उसी ने अब उन्हें त्याग दिया है। यशोधरा के पास अब उनकी स्मृतियां ही शेष रह गई है। यशोधरा सदैव अपनी पति का स्मरण करती रहती है। सिद्धार्थ के इस व्यवहार से भी यशोधरा के प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह बार बार अपनी सखी से यही बात कहती है कि यदि उन्हें बता कर जाते तो वह कभी उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। तो फिर से कविता को पढ़ते हैं। हुआ न यह भी भाग्य भागा, उनका भाग्य ये भी नहीं हो सका। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, वो किस पर गर्व कर सकती है। जिस पर वो गर्व करती थी वो बिना बताए चला गया। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखियों मुझसे कह कर जाते। तो ये हुआ था, ये हुआ तीसरा ल। अब ये देखते हैं, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखियों मुझसे कह कर जाते। तो चलो यहाँ पर पढ़ते हैं व्याख्या। यशोधरा अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए सखी से कहती है कि आंखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं। जो यशोधरा की आंखें हैं उन्हें निष्ठुर कहती हैं, क्योंकि उन्होंने बिना बताए ही घर का त्याग दिया। उसके नेत्रों को अपने पति के अंतिम दर्शन का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। परंतु दूसरी ओर यशोधरा यह भी कहती है कि उनके नेत्रों से बहने वाली आश्रुधारा को वे दयालु प्रवृत्ति वाले कैसे देख पाते। संभवतः इसलिए उन्होंने बिना बताए ही जाना उचित समझा। वे फिर अपने सखी से कहती कि यदि वो मुझसे बता कर जाते तो मैं कभी उनके मार्ग की बाधा न बनती। तो यहाँ पर इनको पता चल जाती कि वो क्यों नहीं बता कर गए हैं। अगर वो बताने आते तो यशोधरा की आंखों में आंसू देखते तो वो जा ही नहीं पाते, इसीलिए शायद वो बताने नहीं है। और यह तो खाली उनके मन की बस बात है, ठीक है, खुद को शांत करने के लिए बात है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखियों मुझसे कह कर जाते। आगे पढ़ते हैं। जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूमे किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखियों मुझसे कह कर जाते। तो क्या बोल रहा है। यशोधरा सिद्धार्थ की सफलता की कामना करते हुए सखी से कहती है कि सिद्धार्थ अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यशोधरा के दुख से दुखी होने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। यशोधरा का दुख उनका अपना है, परंतु सिद्धार्थ ने जिस सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया उसमें जन कल्याण की भावना नहीं थे। यशोधरा को अब उनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं, बल्कि उन्हें अपने स्वामी अब अधिक प्रिय लगने लगे हैं। इस प्रकार गुप्त जी यशोधरा के आदर्श पत्नी रूप को व्यक्त करते हैं। यशोधरा को दुख सिर्फ इस बात का है कि सिद्धार्थ उसे बिना बताए चले गए। तो चलो फिर से इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब में दूं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखियों मुझसे कह कर जाते। वो उनको उल्टा फुल्टा नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो आज और ज़्यादा प्रिय लग रहे हैं। क्योंकि वो क्यों गए हैं, सिद्धि पाने के लिए गए हैं। माने पुरुष लोग क्यों जाते हैं, किसी दूसरे को देख कर जाते हैं, सौतन के चक्कर में तो नहीं ना गए हैं। राजा लोग इतना ज़्यादा शादी करता था उस टाइम वो सिद्धि पाने के लिए गए हैं। तो इनको गर्व हो रहा है कि कम से कम सिद्धि पाने के लिए तो गए हैं, सौतन के पीछे पीछे तो नहीं भागे। तो ये पांचवा उनको गर्व हो रहा है। छठा, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखियों मुझसे कह कर जाते हैं। तो कविता की इस अंतिम अंश में यशोधरा का विश्वास व्यक्त होता हुआ है। वह सखी से कहती है कि उनके पति ने भले ही गृह त्याग दिया है, परंतु सिद्धि प्राप्ति के पश्चात उनका पुनरागमन होगा और तब यशोधरा के पीड़ित व्यथित प्राण उन्हें प्राप्त करेंगे। यह हर्ष का गीत गाकर उनका स्वागत करेंगी, क्योंकि वे समस्त जन कल्याण के लिए महान उपलब्धियों के साथ लौटेंगे। इस प्रकार गुप्त जी ने यशोधरा के आदर्श पत्नी रूप को स्थापित किया है। उन्होंने मात्र इसी बात का दुख है कि सिद्धार्थ के जाने से पहले उन्हें बताना उचित नहीं समझा। यदि उन्हें बता कर जाते तो यशोधरा को अपमान और तिरस्कार की इस पीड़ा में न जलना पड़ता। फिर से पंक्ति को पढ़ते हैं। गए लौट भी वे आवेंगे, वो कभी तो कभी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, कुछ अनोखा लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और मैं रोते रोते उनके स्वागत करूंगी, लेकिन रोते रोते स्वागत करूंगी गाते गाते। तो ये वो सोच रही है और यही सोच के खुश हो रही कि एक न एक दिन वो आ जाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे सिद्धार्थ आएंगे। ठीक है, तो गए थे सिद्धार्थ लेकिन लौटे थे गौतम बुद्ध। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते, कविता का उद्देश्य बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर व्याख्या से प्रश्न आता है तो वहाँ से लिख दीजिएगा, अगर इधर से आता है 5 मार्क्स का
तो यहाँ से पढ़ लीजिए थोड़ा। प्रत्येक रचना में लेखक का एक उद्देश्य निहित रहता है। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता में भी कवि मैथिली शरण गुप्त का एक उद्देश्य निहित है। गुप्त जी जिस समय लेखनी उठाई उस समय नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो देखो ये सब उद्देश्य मत लिखना, तुम उद्देश्य लिखना कि ये अंग्रेज़ों से लड़ाई का टाइम चल रहा था, अंग्रेज़ों स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा था और इस समय सभी सभी को क्या अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ने के लिए जाना था, लेकिन पत्नियाँ जो थी अपने पतियों को युद्ध लड़ने के लिए जाने नहीं दे रही थी। तो उसी टाइम मैथिली शरण गुप्त ने ये कविता लिखा है, जिससे कि पत्नियों के मन में ये साहस आए कि ये भी तो गए थे, ये सिद्धार्थ भी तो गए थे अपनी पत्नी को छोड़ के। क्यों गए थे? कोई पति लोग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपनी पत्नी को बिना बताए बोल के चला गया है, तो इनकी पत्नी रोती रहती थी, बिना बताए चले गए, बिना बताए चले गए। तो यहाँ पर उसका भी ज़िक्र किया गया है कि अगर वो उनको बिना बताए नहीं जाता, तो वो जा ही नहीं पाता, इसलिए उसने नहीं बताया। ठीक है? तो ये सब ज़िक्र कर देना। इसीलिए इन औरतों के दिमाग में ये भरने के लिए कि उनके पति एक अच्छे उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। आप छतनारी बन के रोइए मत, उनको जाने दीजिए, अंग्रेज़ों से लड़ने दीजिए क्योंकि वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा वो कहना चाहती है। ये कविता का उद्देश्य है। आप लोग ऐसा लिखिएगा। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। शीर्षक की सार्थकता जो दिया है उससे हट के थोड़ा लिखिएगा। एक पहले लिखिएगा कि कोई भी शीर्षक बहुत अच्छा तब होता है जब वो संक्षिप्त हो और वो अपने पूरे कविता और कहानी अपने काव्य की पूरी विशेषताओं को बतलाता हो, उसको सम अप करता हो, छोटा में बतला देता हो। ठीक है? अपने पूरे कहानी को समेटे हुए हो। तो एक ऐसा शीर्षक होना चाहिए और एक ऐसा शीर्षक जो पढ़कर पाठक के मन में कौतूहल पैदा हो। कौतूहल माने जिज्ञासा पैदा हो कि इसकी क्यों लिखा गया है शीर्षक, इसको पढ़ना चाहिए और वो आकर्षक हो। वो क्या हो? उसको आकर्षित करे पाठक को। तो ये 3 गुण और चौथा आकर्षक हो थोड़ा, तो ये 3 गुण के अंदर ही आता है आकर्षक भी। ठीक है? तो ये 3 गुण हो तो अच्छा होता है। सखियों मुझसे कहकर जाते, ये संक्षिप्त तो नहीं है, लेकिन इसमें दोनों गुण विद्यमान हैं जो कि पाठक को आकर्षित करते हैं, पाठक को जिज्ञासा में डालते हैं कि ऐसा क्या है? सखियों मुझसे कहकर जाते, कौन सी सखी? क्या सखी? किससे कहकर जाते हैं? तो उसके मन में ये सब सवाल उत्पन्न होता है और जिससे कि वो पढ़ने बैठता है। ठीक है? और ये जो सखियों मुझसे कहकर जाते, ये पूरे पंक्ति को भी अच्छे से दर्शाता है। तो ये हो गया हम लोग का शीर्षक की सार्थकता। बहुत और थोड़ा तारीफ़ कर देना है कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के लिए एकदम सही शीर्षक चुना है, बिल्कुल सही, एकदम सटीक। तो ये संदेश क्या हो जाएगा? संदेश भी वही हो जाएगा। फिर से कितना कॉल आ रहा है यार, स्विच ऑफ करना होगा फ़ोन। तो सखियों मुझसे कहकर जाते कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसके बाद देखते हैं पठित पाठ के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। पठित पाठ के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण। तो देखो यशोधरा का चरित्र चित्रण क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी स्त्री है, गौतम बुद्ध सिद्धि प्राप्त के लिए यशोधरा और राहुल को सोता हुआ देखकर चले जाते हैं। यशोधरा इसे एक पति द्वारा पत्नी के अपमान के रूप में देखती है। पति द्वारा पत्नी पर किया गया यह अविश्वास उन्हें स्वीकार्य नहीं। एक आदर्श पत्नी की भांति यशोधरा के लिए भी पति की इच्छा सर्वोपरि थी। सिद्धार्थ ने उसी पति धर्म का पालन का अवसर ही नहीं दिया। कर्तव्य परायण, यशोधरा को अपने कर्तव्य का बोध है, वह क्षत्रिय धर्म का भी अच्छी तरह समझती है। अरे यार फोन काट। इसलिए कहती है कि यदि उसके पति ने उस पर अविश्वास न किया होता तो वह स्वयं उन्हें सिद्धि प्राप्ति हेतु भेज देती। विरह वेदना, वह दुखों से लड़ सकती है। ठीक है? यशोधरा की वेदना में गुप्त जी ने नारी जाति की वेदना को समेट लिया है। यशोधरा की पीड़ा समस्त भारतीय नारी की पीड़ा है। उसका स्वाभिमान भारतीय नारी का स्वाभिमान है। वह सहयोगिनी, सहधर्मिणी, किसी के पथ की बाधा नहीं। वह हार मांस का पुतला नहीं और न ही निरंतर विलाप करने वाली कमजोर स्त्री है। उसे दुख अवश्य होता है, परंतु वह स्वयं को संभालना भी जानती है। वह उसके चरित्र की ताकत है। आदर्श पत्नी भी है। यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी ने आदर्श भारतीय पत्नी का स्वरूप भी स्पष्ट किया है। यशोधरा की पति के जाने का नहीं अपितु चोरी जाने का दुख है। फिर भी एक आदर्श पत्नी की तरह वह उनके मंगल की कामना करती है। प्रेम का उदात्त रूप, सिद्धार्थ को तो यशोधरा पर विश्वास नहीं, परंतु यशोधरा को अपने पति सिद्धार्थ की सफलता पर किंचित संदेह नहीं। वह जानती है कि इसके पति जिस सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं
वह उन्हें अवश्य प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, सिद्धि प्राप्त के पश्चात वे वापस लौट भी आएंगे। यशोधरा जाते समय तो सिद्धार्थ को विदा नहीं कर पाई, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे वह अवसर ही नहीं दिया, परंतु उनके लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए बची रहना चाहती है, जिस उसके मन में सिद्धार्थ के प्रति कोई कलुषता नहीं है। यह प्रेम का उदात्त रूप है। और यहाँ पर हमारी 15 मिनट में सखियों मुझसे क्या कर जाते खत्म होता है। हम लोग कर रहे थे रिवीजन क्लास, तो हम लोग करते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ठीक है, तो इसका व्याख्या पहले संदर्भ पढ़ लेते हैं पहला बार। तो प्रस्तुत पंक्ति गजलकार दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साय में धूप शीर्षक गजल संग्रह से संकलित है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1975 ईस्वी में। ये पंक्ति जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति में है में भी दिया गया है, वो इसमें शीर्षक क्या है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, इस पाठ से लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गजलकार ने राजनेताओं पर व्यंग्य किया है। गजलकार कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, जनता के कष्ट को दूर करने का वादा करते हैं और उनके जीवन में खुशहाली लाने की बात करते हैं, परंतु चुनाव जीत जाने के बाद यथार्थ इसके विपरीत होता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान तो दूर, जनता के छोटे मोटे कष्टों को भी दूर करने का वे प्रयास नहीं करते, और जनता उसी तरह दुख और पीड़ा का जीवन व्यतीत करती रहती है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। देखो चिरागा, चिरागा मतलब होता है चिराग, चिराग मतलब होता है दिया, और इसका असली मतलब है कि खुशियाँ। ठीक है, शायद वीडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर में खुशियाँ होंगी, लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, शहर में भी खुशियाँ नहीं है। तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद की व्याख्या हम लोग देखते हैं। जहाँ यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। गजलकार दुष्यंत कुमार यहाँ सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है जहाँ पेड़ों के नीचे भी धूप लग रही है, छाँव में भी धूप लग रही है। अर्थात जहाँ से जीवन की समस्याएं समाप्त हो जानी थी, जहाँ धूप लगना बंद हो जाना था, वहाँ और समस्या बढ़ गई है। ऐसे में इस सामाजिक व्यवस्था का बहिष्कार आवश्यक हो गया है, और यह बहिष्कार सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो ये इस जगह को क्या करना चाहिए, इस व्यवस्था को पूरा बंद कर देना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर हम लोग गज़ल पढ़ते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो पढ़ते हैं आगे इसका व्याख्या। गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जनता के पास प्रतिरोध का भी स्वर नहीं है, उसका जीवन अभावे में गुजरता है, फिर भी वह शासक वर्ग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, बल्कि अपने अभाव से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती रहती है। यदि उसे शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, जो कि उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, तो वह अपने पैरों को मोड़कर ही अपने पेट को ढकने का प्रयास करने लगती है। वे आगे कहते हैं कि जीवन जीने के लिए ऐसे लोग बिल्कुल सही है, अर्थात शासक वर्ग को ऐसी ही जनता चाहिए जो उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए, बल्कि स्वयं अपने अभाव की पूर्ति में लगी रहे, क्योंकि ऐसी जनता के दम पर ही वे अपने सत्ता कायम रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से ऊपर दोहा पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर उनके पास कोई चीज़ की कमी है तो वो दूसरी कुछ से भी अपना कमी को पूरा कर लेंगे, तो और लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, और ये लोग ऐसे ही लोग तो चाहिए किसको, शासक को चाहिए ऐसे लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 4 नंबर गज़ल। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो पढ़ते हैं व्याख्या। गज़लकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। गज़लकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा भी नहीं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गज़लकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा भी नहीं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसके संबंध में तरह तरह की कल्पनाएं करता है। इस तरह
ईश्वर का अस्तित्व उसके ख्वाब में है। किसी तरह जीवन जीने के लिए भी किसी ख्वाब या मकसद का होना अनिवार्य है, अन्यथा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ ही व्यक्ति के भीतर जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अतः जीवन में ख्वाब का होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट करना। अब क्या आप लोग कमेंट करिए, मैं कब वीडियो बनाऊंगा और कब समझाऊंगा आपको। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो वे मुतमईन का अर्थ होता है संतुष्ट है, निश्चिंत है, और बेकरार मतलब बेचैन। तो कौन मुतमईन है? तो जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वो अपने तरफ से निश्चिंत है कि अब तो हम लोग को कुछ नहीं होने वाला, हम तो पत्थर है, हम पत्थर की तरफ पिघल नहीं सकते, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दुष्यंत कुमार है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सबको जगा रहे हैं, सबको इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका व्याख्या। फिर से पढ़ते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे कौन? शासक वर्ग। ठीक है, मुतमईन माने निश्चिंत है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ठीक है, ठीक है। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पंक्ति था। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तुम्हारा जो आदत है वो क्या है? तुम जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, किसको बोल रहे हैं? शासक वर्ग को बोल रहे हैं। शासक वर्ग क्या करता है? जब भी उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको बंद करा देते हैं, उसको चुप करा देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा भी जुबान सिल दो, नहीं तो मैं तो बोलता रहूँगा। हाँ, ठीक है, अगर तुमको अपना शासन चलाना है तो मुझको मेरा मुंह बंद कराना होगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले माने अपना ज़िंदगी तो अच्छा से जिया, लेकिन जब मरे तो दूसरों की भी ज़िंदगी को अच्छा करके मरे, दूसरों के प्रयासों से मरे, दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा करने के प्रयास से मरे, तो हमें कोई गम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति की व्याख्या खत्म हो गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों गजलकार दुष्यंत कुमार सत्ता वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो मेरी आवाज़ दबा सकते हो और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए तुम्हारा ऐसा करना स्वाभाविक ही है। जैसे कविता को कविता बनाने के लिए उसमें तो ये हटाओ इसको। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो हम लोग को तो ये तो नहीं पढ़ना है, बसंती हवा नहीं पढ़ना है। तो नीचे आते हैं। कहाँ गया? कहाँ तो तय था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। तो देखो, कहाँ तो तय था, पहला क्वेश्चन है। कहाँ माने ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, गजल का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आपको बस सारांश लिख देना है, आपको पूरा कविता लिख देना है कि कहाँ तो तय था। इस गजल का उद्देश्य क्या है कि जनता को क्या करना है? जनता को सच बताना कि शासक वर्ग क्या कर रहा है। जनता को एकजुट करना, जनता को अपने पैरों पर खड़ा करना, जनता को जागरूक करना। जनता सोई हुई है, तो ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो कवि दुष्यंत कुमार समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। दुष्यंत कुमार की रचना के केंद्र में मानव है, इसी मानव की पीड़ा, छटपटाहट, वेदना को उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। राजनीति पर व्यंग्य उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। चली आ रही सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनमें आक्रोश है। कवि ने प्रस्तुत गजल के माध्यम से राजनेताओं के यथार्थ को उजागर किया है। राजनेता चुनाव के समय लंबे चौड़े वादे करते हैं, जनता को सुविधाएं प्रदान करवाने की बात करते हैं, परंतु चुनाव जीत जाने पर जनता का कल्याण तो दूर, वे स्वयं उसका शोषण करने लगते हैं। और जनता में इतना संतोष है कि वह अपने अभाव से भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते रहती है। वह प्रतिरोध नहीं करती, कभी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि जीवन जीने के लिए ख्वाब की आवश्यकता होती है। जनता के प्रतिक्रिया न करने से शासक वर्ग अपनी सत्ता को लेकर सुनिश्चित हो जाता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, परंतु कवि ऐसे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे हैं कि वे जनता के भीतर आक्रोश पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपने
जीवन दूसरों के हित के लिए सहर्ष समर्पित कर देंगे। इस तरह एक और कविता राजनेता शासक वर्ग के यथार्थ चरित्र का उद्घाटन करते हैं, दूसरी ओर जनता की संतोष वृत्ति के प्रति अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हैं, और तीसरा ऐसी परिस्थिति में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जनता को यथार्थ से परिचित कराने का प्रयास करते हैं, उनका यही उद्देश्य है। इसके बाद पढ़ते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल का मूल संदेश लिखिए। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल कवि दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित है। दुष्यंत कुमार समकालीन कविता के मुख्य प्रमुख कवियों में से एक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राजनीति और राजनीतिज्ञों के यथार्थ चरित्र का उद्घाटन करते हुए जनता को यह संदेश दिया है कि उसे सरकार और सरकारी तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन में उद्देश्य का होना आवश्यक है। साथ ही कवि यह भी संदेश देते हैं कि जीवन गुलमोहर के पेड़ की तरह होना चाहिए, जो सदैव दूसरों के काम आए। तो उसके बाद देखते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था, इसके पहले जो वीडियो आया था तो उसमें कहा था कि एक शीर्षक को क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, और जो अपने कविता को का मूल सार व्यक्त कर पाए, पूरे कविता को उससे समझा जा सके, ऐसा होना चाहिए। और वो पढ़ के जो पाठक के मन में है कौतूहल आए, उसको पढ़ने का मन करे, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये संक्षिप्त तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि पाठक के मन में कौतूहल आएगा। और कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये पूरे कविता को समअप करने के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा इसका आंसर ही पढ़ लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। गजल का शीर्षक संक्षिप्त शीर्षक की श्रेणी में नहीं आता, कारण इसकी विद्या है। गजल शेर से मिलकर बनता है, इसका एक केंद्रीय भाव नहीं होता, हर शेर का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। इसी कारण गजल का शीर्षक अक्सर पहले शेर की पहली पंक्ति से ही निर्धारित हो जाता है। हाँ, तो देखो, जब शेर होता है, जब गजल होता है, तो इसका हर सबका अलग अलग मतलब होता है। तो इसमें पहला जो शेर होता है उसी से इसका क्या बन जाता है, पहली पंक्ति से निर्धारित हो जाता है। अच्छा, ये वाला लिख दीजिएगा, ये वाला ज़्यादा बढ़िया। प्रस्तुत गजल में कवि ने 3 महत्वपूर्ण बातों को उठाया। पहला, राजनेताओं की कथनी करने का अंतर। दूसरा, जनता की संतोष वृत्ति का उल्लेख। और तीसरा, गजलकार बदलाव के लिए निरंतर प्रयासरत है कर रहने की बात करते हैं। संपूर्ण गजल में कवि सामान्य जनता के पक्षधर के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। जनता के किए गए वादे पूरे न होने पर उसे मोह भंग की स्थिति स्वाभाविक है, परंतु जनता में सत्ता के प्रति यह मोह भंग दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए जाते हैं वे पूरे नहीं हुए, और देश की जनता आज भी दुख पीड़ा के जीवन जीने के लिए विवश है। इस आधार पर कह सकते हैं कि गजल का शीर्षक सार्थक है। पठित गजल कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए आधार दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता बताइए। देखो, काव्यगत विशेषता हालांकि तुम लोग को नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कॉलेज लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछ देगा तो क्या ही कर सकते हैं आप लोग, बोल थोड़ी सकते हैं उससे। तो देखो, काव्यगत विशेषता में कवि कैसा कैसा बात लिख रहा है, बस उसको पॉइंट बना के लिख देना है। सत्ता के प्रति विक्षोभ। दुष्यंत कुमार शासक वर्ग की असलियत से परिचित थे, उनकी कथनी और करनी के अंतर को भी देख रहे थे। ऐसे में उनकी रचनाओं में शासक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त होता है, और किससे व्यक्त होता है वो भी लिख देना। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जनजीवन के कवि। ये कवि की नज़रों में से आम आदमी ओझल नहीं होता, वे उसकी पीड़ा दुख छटपटाहट को समझते हैं, साथ ही उसकी संतोष वृत्ति से उन्हें आश्चर्य भी होता है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, वे लोग ही कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। इस लाइन से समझ में आता है जनजीवन के कवि हैं। आस्था का स्तर। दुष्यंत कुमार की रचना में आस्था का स्वर सर्वत्र विद्यमान है। खुदा नहीं, न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि खुदा के ऊपर क्या है, आस्था है, आस्था बनाए रखना चाहिए। यथार्थ का चित्रण। कवि ने सत्ता के यथार्थ चरित्र को उजागर किया है। सत्ता हमेशा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को बंद कर देती है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान। यथार्थ चित्रण क्या है, ठीक है, ये यथार्थ मैंने जैसा है हम लोग का दुनिया। यह तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। और भाषा और शिल्प पे हम लोग को लिख देना है कुछ। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल में प्रतीक का प्रयोग किया है। प्रस्तुत गज़ल में गुलमोहर को मान सम्मान के प्रतीक के रूप में लिया है। इसी तरह उन्होंने बिंब मुक्तक परंपरागत छंद, तो ये तुम लोग को समझ में नहीं आएगा बिंब क्या होता है, मैंने बिंब मुक्तक परंपरागत छंद आदि का प्रयोग किया है। भाषा में उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा सरल सहज एवं आम आदमी है। मैंने समझाने जाएंगे तो बिंब मुक्तक परंपरागत छंद बहुत आसान है, समझ में क्यों नहीं आएगा।
बिंब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैसे हम लोग ये लाइन पढ़े, खुदा न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। तो हम लोग को दिमाग में एक आ रहा है कि लोग ऐसे करके बैठे हैं, गरीब है, ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो हम लोग के दिमाग में आ ही रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग के दिमाग में चित्र बनने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। मुक्तक वो होता है कि जो कि स्वतंत्र हो, एक लाइन लिखे दूसरा लाइन क्या हो, स्वतंत्र हो। आप लोग डोरेमोन देखते हैं, शिनचैन देखते हैं, तो शिनचैन डोरेमोन क्या होता है, सब अलग अलग एपिसोड होता है और सब एपिसोड में अलग अलग मन होता है, ठीक है, अलग सा कहानी होता है सब में। लेकिन जब पोकेमोन देखिएगा, पोकेमोन में एक सीरीज होता है, आप पहले ये देखिए, फिर उसके बाद ये एपिसोड देखिए, ये एपिसोड देखिए। या फिर बेब्लेड बहुत फेमस है, तो बेब्लेड या फिर ड्रैगन बॉल जेड, उसमें क्या होता है, एक बार अलग अलग होता है, कि अगर हम लोग पीछे से नहीं देखेंगे, उसको बोलते हैं प्रबंध काव्य। तो जो कि क्या हुआ, बंधा हुआ है, ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। लेकिन मुक्तक क्या होता है कि बंधा हुआ नहीं है, सब अलग अलग लाइन है। तो ये क्या लिख रहे हैं, बिंब भी है इनका कविता में, मुक्तक भी है, परंपरागत छंद भी है। और ये छंद थोड़ा देखना होगा, हमको रिवाइज करना होगा। उनकी भाषा सरल सहज एवं आम आदमी की भाषा है। तो यहाँ पर 15 मिनट में ये भी खत्म हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3, रुक जाओ, 3, 2, 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे राजे ने अपनी रखवाली की। पहले इसका व्याख्या पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो ये रिवीजन है, हालांकि ये पढ़ना नहीं है। किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौज रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत कविता में राजतंत्र पर व्यंग्य किया गया है। राजा देश की रक्षा के नाम पर जो कुछ भी करता है, वास्तव में वो स्वयं अपनी अच्छा के लिए करता है। तो हम लोग 2x मैं 2x पर बोलूँगा, ठीक है, एकदम फास्ट पर बोलूँगा। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित नए पत्ते नामक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला सांस्कृतिक एवं अभिव्यक्ति में भी राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक और ये हमारे पाठ का नाम है। और ये नए पत्ते काव्य संकलन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसका व्याख्या तो पढ़े नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि राजतंत्र में राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाता है, बड़ी बड़ी फौजें रखता है, राजा के आसपास चापलूस सामंतों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जनता को यह समझाया जाता है कि यह सब राज्य की सुरक्षा अर्थात जनता की सुरक्षा के लिए है। किलों के निर्माण में हजारों मजदूर काम करते हैं, सेनाओं में लाखों सैनिक राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं, परंतु इन्हें इसका आश्रय नहीं मिलता। निराला के लिए अनुसार ये सब सत्ता द्वारा बनाए गए शोषण के चक्र है। इधर सामंत जिन्हें राजा को राज्य हित में उचित सलाह देने का दायित्व वहन करना होता है, वे व्यक्ति स्वार्थ पकड़कर अपने पद की रक्षा के लिए राजा की झूठी प्रशंसा में लिप्त रहते हैं और राजा के समक्ष सत्य कहने का साहस नहीं करते, उसका उचित मार्गदर्शन नहीं करते। तो और एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। किला बनाकर रहा, कौन, राजा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, कौन, राजा, चापलूस कितने, सामंत आए। सामंत का काम क्या था, उनको सही मार्गदर्शन देना कि राज्य में क्या घटा है, क्या बढ़ा, वो सब बताना। लेकिन चापलूस बोले एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, राजा भी खुश, सब खुश। उसके बाद कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो ससंदर्भ व्याख्या तो हम लोग पढ़ लिए, सबका एक ही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वैचारिक गुलामी की ओर संकेतित करते हुए कहा है कि राज्य में पंडित, कवि, लेखक, इतिहासकार, नाटककार राजतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। पंडित धार्मिक पुस्तकों का जिक्र करते हुए जनता को कर्म कांड में बांट कर रखते हैं। कवि युद्ध का वर्णन करते हुए राजा की वीरता का गुणगान करते हैं, जबकि सत्य यह है कि किसी भी युद्ध में राजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के सैनिक निभाते हैं, परंतु उनका कहीं भी जिक्र नहीं रहता। आदिकाल और रीतिकाल के काव्य इसका उदाहरण है। लेखक राजा के महत्व को समाज में स्थापित करने के लिए उनके पक्ष लिखते हैं, इतिहासकार राजा को स्थापित करने के लिए उनके पक्ष को ध्यान में रखते हुए इतिहास पुस्तकों का निर्माण करते हैं। नाटककार ऐसे नाटकों की रचना एवं मंचन करते हैं जिनसे उनका पक्ष जनता के बीच मजबूत हो। कि इनका पक्ष, राजा का पक्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि सामंतों की तरह ये सब भी राजा के कृपा पात्र होते हैं और राजा की सत्ता को मजबूत बनाने का ही कार्य करते हैं। जनता के बीच राजा की महान छवि का निर्माण कराते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि सत्ता के साए में पलने वाले लोगों से जनता के हित की कामना करना व्यर्थ है, ये शासक वर्ग के वफादार होते हैं। तो फिर से एक बार व्याख्या पढ़ते हैं।
कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो ये सब उन सब के बारे में कहा गया है। चलो इसके बाद तीसरा वाला पढ़ते हैं। क्या दिया है? जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानी आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही आँख कान मुंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंखें खुली राजे ने अपनी रखवाली की। और यहाँ पे खत्म होता है। व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि इतिहासकारों, कवियों आदि द्वारा जो राजा की प्रशंसा का पुल बांधा गया है, उसका प्रभाव जनता पर दिखाई देने लगा है। राजा ही नहीं वरन रानियां भी समाज में आदर्श बन जाती है और साधारण स्त्रियां रानियों के चरित्र का अनुपालन करने लगती है। इस तरह कुलीनता और आदर्श के नाम पर स्त्रियों का भी शोषण चक्र शुरू हो जाता है। धर्म के नाम पर जनता को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, उसे धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए बलिदान होना पड़ा। पर वास्तव में धर्म का आडंबर शासक वर्ग द्वारा चलाया गया षड्यंत्र है। जनता जिससे अनजान रहती है और वह इस खूनी रक्तपात में शामिल हो जाती है। जनता अपने विवेक का परिचय नहीं देती और आंख बंद कर इस हिंसा में शामिल हो जाती है। परंतु अंतिम पंक्ति में निराला जनता को समझ पर अपना भरोसा दिखाते हुए कहते हैं कि एक न एक दिन जनता की आंखें जरूर खुलेंगी और जब इनकी आंखें खुलेंगी तो वे सब बदल के रख देंगे। फिर एक बार व्याख्या पढ़ते हैं। एक पंक्ति पढ़ते हैं। जनता पर जादू चला राज्य के समाज का, लोक नारियों के लिए रानी आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, लोहा बजा धर्म पर माने लड़ाई हुआ, ठीक है। खून की नदी बही आंख कान मुंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली। फिर लास्ट में क्या पता चलता है सभी को कि राजे ने सिर्फ अपनी रखवाली की। फिर अब इसका हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है यहाँ से तो हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सखी, यहाँ से स्टार्ट हम लोग का क्वेश्चन आंसर। राजे ने अपनी रखवाली की कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की कविता शोषक या सत्ता वर्ग की असलियत को उद्घाटित करती है। क्या करती है? निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की कविता शोषक या सत्ता वर्ग की असलियत को उद्घाटित करती है। राजा दुर्ग या किला बनाकर अपनी रक्षा करता है, साथ ही जनता को वैचारिक दृष्टि से भी गुलाम बनाता है। और इसमें उसका सहयोग करते हैं ब्राह्मण, कवि, नाटककार, इतिहासकार आदि। उदाहरण के रूप में व्यक्ति के निम्न पंक्तियों देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन सभी जो भी प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न आए आप बस इसका सारांश लिख सकते हैं, अगर आपको आपने नहीं पढ़ा तब। राजे ने अपनी रखवाली की कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। राजे ने अपनी रखवाली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित व्यंग्य प्रधान कविता है। कविता में कवि राजतंत्र के वास्तविक चरित्र का उद्घाटन करते हैं। शासक वर्ग द्वारा जनता के शोषण के सभी हथकंडों की ओर संकेत करते हुए यह विश्वास जताते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। जनता की सुरक्षा के नाम पर राजतंत्र स्वयं अपने जान माल की सुरक्षा करता रहा है। जनता इस शासक वर्ग के चरित्र की शीघ्र ही समझ जाएगी और वैचारिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यथार्थ को पहचानेगी। राजतंत्र या सत्ता के वर्ग के शोषण चक्र का पर्दाफाश करते हुए निराला ने जनता को जागरण का संदेश दिया है, उसे परिस्थितियों की वास्तविकता का बोध कराया है और उसके जागरण में अपनी आस्था व्यक्त की है। तो ये हो गया इसका क्या है, संदेश दिया है। इसके बाद राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में कवि ने राजतंत्र पर करारा व्यंग्य किया है। इस कथन की पुष्टि पठित पाठ के आधार पर कीजिए। तो राजे ने अपनी रखवाली की कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रस्तुत कविता में निराला ने राजतंत्र, नाटककार आदि पर व्यंग्य किया है। सामंतवादी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए निराला यह स्पष्ट करते हैं कि इस व्यवस्था में सामंत राजा के चाटुकार की भूमिका अदा करते हैं। सबको अपने पद के छीनने का डर लगा रहता है। ऐसे में वे राजा की मिथ्य प्रशंसा में लिप्त रहते हैं। ब्राह्मण धर्म का सही प्रचार प्रसार करने के बजाय जनता को अंधविश्वास में जकड़ने का काम करते हैं। कवि, लेखक, नाटककार राजा की मिथ्य प्रशंसा करते हुए अपनी रचनाएं लिखते हैं। रीतिकालीन साहित्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतिहासकार भी तथ्यों पर आधारित इतिहास न लिखकर राजा की प्रशंसा करते हुए इतिहास ग्रंथों की रचना करते हैं, जो आगे चलकर भ्रम उत्पन्न करते हैं। इस तरह ये सभी व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़कर जनता का हित करते हैं और राजतंत्र को मजबूत करते हैं। निराला ने व्यंग्य के जरिए इन सब की भूमिका पर प्रश्न उठाया है। धर्म के नाम पर भी जनता को ठगा जाता है और उसे युद्ध में झोंक दिया जाता है। चाटुकारों द्वारा की गई प्रशंसा का परिणाम यह होता है कि राजा और राज परिवार जनता के लिए आदर्श बन जाते हैं और जनता उनका अनुसरण करने लगती है। ये सभी राजतंत्र को मजबूत बनाने के हथकंडे हैं, जिनका जिक्र निराला ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। ये सब हम लोग तीनों जो क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, हम लोग ज़्यादातर क्या देखें कि ये कविता का सारांश था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं भाग्य रेखा को खत्म करने, रिवीजन करते हैं भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा कहानी का व्यंग्य बहुत तीखा है। कहानी के व्यंग्यात्मक स्पष्ट कीजिए। भीष्म साहनी वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य करते हैं। वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर, ठीक है। भाग्य रेखा कहानी भी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। भाग्य रेखा कहानी क्या है? एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। वो मजाक उड़ा रही है। लेखक ने मनुष्य की भाग्यवादिता पर गहरी चोट की है। भाग्यवादिता, जो इंसान सोचते रहता है कि हम भाग्य से सब कुछ होता है, भाग्य से सब कुछ होता है, उसके ऊपर गहरी चोट की है इसने, भीष्म साहनी ने।
बूढ़ा मजदूर ज्योतिषी से कहता है, लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। तब ज्योतिष कहता है कि तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। तो बूढ़ा मजदूर ज्योतिष के गाल पर थप्पड़ मार देता है, और ये सिर्फ ज्योतिष भाग्य को ठीक से पढ़ो, तब लगता है जैसे वो थप्पड़ भाग्य के मुंह पर पड़ा हो। तो और वो असली में वो ज्योतिष के ऊपर नहीं, भाग्य के ऊपर वो थप्पड़ मारा हो कि कहाँ है पैसा। ठीक है। और कहानीकार का व्यंग्य गहराने लगता है। कहानी की घटनाओं के परिवर्तन के साथ व्यंग्यात्मक और गहरी होती जाती है, जैसे बाग के सामने से मजदूरों का प्रदर्शन करते हुए लाल किले तक जाना। इस प्रकार कहानी तनाव और द्वंद्व के बीच से आगे बढ़ती हुई कर्म के महत्व को रेखांकित करती है। यह कहानी का समग्र व्यंग्य है, जो ध्वनि के रूप में फलीभूत होती है। कहानी के आरंभ में बूढ़ा मजदूर अपना हाथ ज्योतिष को दिखा रहा था, और अंत में भी वह मुस्कुराते हुए अपनी हथेली ज्योतिष के सामने खोल कर कहता है, फिर देख हथेली, तू कहता है भाग्य रेखा कमजोर है। ठीक। तो इसमें वो मूल संवेदना क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं कविता में? तो भाग्य रेखा कहानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को दर्शाता है। देखो, सर्वहारा वो वर्ग क्या होता है कि सर्वहारा हैव्स और हैव्स नॉट, दो तरह के वर्ग होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, और एक होता है जिनके पास नहीं है। तो हैव्स और हैव्स नॉट, उनको बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है। तो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मजदूर दिवस पर मजदूरों के जुलूसों को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों को, यहाँ सर्वहारा को काट दीजिए, पूंजीपति और मजदूरों के वर्ग के भाग रेखा कहानी पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष को दिखा रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मजदूर दिवस पर मजदूरों के जुलूस को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों का आना समाज में संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है कि संघर्ष होने वाला है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों पर लाठियां चलती है, उनका उत्पीड़न होता है, जबकि मजदूरों के हाथ में ही संगठन की शक्ति होती है। वे एकजुट होंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कहानीकार ने भाग्य रेखा के व्यंग्य का सहारा लिया है कि भाग्य से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को संगठित होना होगा और एक साथ जाके अपने भाग्य को छीनना होगा। ठीक है, मिलता नहीं है भाग्य, छीनना होता है। मजदूरों की कटी हुई अंगुलियां भी उसके मन में निराशा, क्षोभ और ग्लानि की स्थिति को नहीं बनने देती कि मेरे पास तो उंगली नहीं है, क्या करेंगे। तो वह कहता है कि भाग्य रेखा तो पूंजी वर्ग का खड़ा किया हुआ बखेरा है। ये जो भाग्य वाग्य हम लोग पढ़ते हैं, वो जो बड़े बड़े आदमी लोगों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि किस्मत किस्मत से मिलता है, किस्मत से मिलता है, किस्मत से नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है। ठीक। उसका अपना हथियार तो कर्म है। मजदूरों की उंगलियां कटे होने पर भी काम की खोज में है, और काम न मिलने का दुख है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है। ये सब उन्होंने बताना चाहा है। भाग्य रेखा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग बोल सकते हैं इनकी कहानी संक्षिप्त है, और कोई भी पढ़ेगा तो उसके मन में कौतूहल पैदा होगा कि वाह कितना बढ़िया कहानी है, कविता है, कहानी है। तो संक्षिप्त होना चाहिए, मन जो पढ़ने वाला है पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। और एक क्या बोले थे कि वो पूरे आईना होना चाहिए, पूरे कहानी का एक आईना होना चाहिए। तो ये भी एकदम सटीक बैठता है, इसलिए इसकी सार्थकता एकदम सटीक है। बहुत बढ़िया से इसका नाम चुना गया है, बोल सकते हैं। ठीक है। यजमान मजदूर वर्ग का व्यक्ति है जो क्रांति में विश्वास करता है। तो कौन, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो यजमान मजदूर वर्ग का व्यक्ति है जो क्रांति में विश्वास करता है। तो यजमान मजदूर वर्ग का व्यक्ति है किंतु वो क्रांति में विश्वास करता है, यह उचित नहीं है, क्योंकि मजदूर तो संगठन, समन्वय और अधिकारों के समान वितरण में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे देखो सही गलत लिखा हुआ है। तो ये लोग क्रांति में विश्वास नहीं रखते, ये लोग मजदूर तो किस में विश्वास रखते हैं? संगठन में, समन्वय में, कि एक साथ रहेंगे, अधिकारों के समान वितरण में विश्वास रखते हैं। वह तो पूंजी का एक अधिकार नहीं, उसका विकेंद्रीकरण चाहते हैं। वो पूंजी का, वो सारी पूंजी को नहीं चाहते हैं। ठीक है। वो पूंजी को ऐसा चाहते हैं कि सारा जो पैसा है सब में बराबर बढ़ जाए। मजदूर वर्ग ऐसा चाहते हैं। मजदूर तो संगठन और एकता में ही अपनी शक्ति देखते हैं। मजदूर तो यही कहते हैं कि भाग्य रेखा हथेली की अपेक्षा मनुष्य के कर्म में निहित रहती है, इसलिए जो भी व्यक्ति कर्म करेगा वह अपनी भाग्य रेखा को बना सकता है। ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं, भाग रेखा कहानी मनुष्य के दोनों हाथों की शक्ति को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। भाग रेखा कहानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को दर्शाता है। मजदूर दिवस पर मजदूरों के जुलूस को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों का आना समाज में संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों पर लाठियां चलती है, उनका उत्पीड़न होता है, जबकि मजदूरों के हाथ में संगठन की शक्ति होती है। मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कहानीकार ने भाग्य रेखा का व्यंग्य का सहारा लिया है। मजदूर की कटी हुई उंगलियां भी मन में निराशा, क्षोभ और ग्लानि की स्थिति को नहीं बनने देती है। ठीक है। वो कहता है कि भाग्य रेखा तो पूंजीपति वर्ग का खड़ा किया हुआ बखेरा है, इसका अपना हथियार तो कर्म है। मजदूर की उंगलियां
कटी होने पर भी काम की खोज है और काम न मिलने का दुख है। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी के व्यंग्यकारों में प्रमुख है। भाग्य रेखा कहानी का व्यंग्य जीवन के भाग्यवादी दृष्टिकोण और कर्म प्रधान भावबोध के बीच के द्वंद्व के कारण पनपा है। यह कहानी मजदूरों की इच्छा शक्ति और मनुष्य की कर्मवादिता की कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य के बीच से भेदभाव की रेखाएं टूटने की ओर संकेतित किया है। समाज में पूंजी का केंद्रीकरण कुछ मुट्ठी भर हाथों तक न हो, वरन पूंजी का विकेंद्रीकरण हो, सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो। कहानीकार ने ज्योतिष के माध्यम से भाग्य की बातें कही हैं। भाग्य के संकेत को पढ़ने वाला ज्योतिष मनुष्य के भाग्य परक दृष्टि को दिखाता है, लेकिन कटी उंगली वाला मजदूर ज्योतिषी के गाल पर थप्पड़ मारकर भाग्य की ठीक से पढ़ने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि ज्योतिषी के मुंह पर थप्पड़ भाग्य के ऊपर मारा गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों की भाग्य रेखा उनके संगठन और कर्म में है। यही समाजवाद की नींव रखेगा। कहानी के आधार पर भाग्य रेखा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कहानी कला के आधार पर, तो भाग्य रेखा कहानी, तो कहानी कला कैसा है इसका बारे में तो ये तुम लोग का एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पिकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर न थूकना पड़े। तो प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। भाग्य रेखा शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत अंश में निम्न वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। दमे के मरीज। और प्रस्तुत अंश में व्यंग्य के माध्यम से भारतीय समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के प्रति मानसिकता को दर्शाया गया है। यह सामाजिक असमानता की इन पंक्तियों को अर्थ देता है। पार्क में बैठा युवक दमे के मरीज आदमी को खांसी से तंग आकर उस पर व्यंग्य करता है और विलायत से भारतीय समाज की तुलना करते हुए उस व्यक्ति की सभ्यता सिखाने का प्रयास करता है। उसके बाद, तो साहब वहाँ लोगों की एक खांसी न आती होगी। तो साहब वहाँ लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। तो ये कौन बोलता है? वही बोलता है। तो प्रस्तुत अंश व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य देते हुए दमे का मरीज बोलता है। ठीक है, दमे का मरीज व्यक्ति भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तंत्र में व्याप्त दुरावस्था और विषमता को दर्शाया गया है। उसके खांसने और थूकने पर युवक द्वारा व्यंग्य कैसा गया जाता है। आदमी उसके व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य से देते हुए देश की स्थिति और हालत को उसके सामने रखता है। इसलिए वो कहता है कि विलायत में लोगों को खांसी इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ की सरकार लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण को लेकर सजग है। महज वोट बैंक और मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। भारतीय समाज की इस स्थिति की उत्तरदायी यहाँ की सरकार है। उस आदमी ने दोनों हाथों की हथेलियाँ मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ की तीनों उंगलियाँ कटी थी। तो कौन बोला? प्रस्तुत पंक्ति में श्रमजीवी व्यक्तियों के संघर्ष को दर्शाते हुए उनकी वास्तविक स्थिति से समाज को अवगत कराने का प्रयास है। एक मजदूर की नियति की सबसे विडंबना यह है कि उसका हाथ ही उसका सब कुछ है। उसके हाथ कटे और वह किसी भी काम का नहीं रहता। दमे के मरीज मिल के वर्कशॉप का मजदूर था। उसकी उंगलियां कटने के बाद उसका भाग्य रेखा बिल्कुल मिट सी जान पड़ती है। अपनी इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए वह अपनी नई उंगलियां मांगता है। तो कनोट सर्कस की झालदार धुली हुई, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सब देखते रहिए, ये सब हम रोक रहे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। वहाँ पहुँचेगा भी नहीं, तो ये सब मैंने आपको जो रोक के पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ से कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। भाग्य रेखा से क्या तात्पर्य? भाग्य रेखा से तात्पर्य है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की प्रधानता। भाग्य रेखा में क्या दिया गया कि भाग्य से नहीं, हम लोग का कर्म से जो होगा वो होना है। ठीक है, कर्म से ही मनुष्य अपनी भाग्य रेखा को बदल सकता है। बड़ी नामुराद बीमारी है, तो क्या, तो यहाँ किस बीमारी की चर्चा हो रही है? यहाँ पर दमे की बीमारी की चर्चा हो रही है। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां मेरे सामने खोल दी। तो उस और मेरे से किससे संगीत है? तो उस आदमी 40-45 वर्ष से दमे का मरीज मजदूर व्यक्ति और मेरे से कथावाचक की ओर संगीत है। जो कथा लिख रहा है, बोल रहा है वो। पंक्ति का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में कथावाचक और मजदूर के वार्तालाप के माध्यम से मजदूर की कटी उंगलियों की ओर संकेतित है। आदमी ने दोनों हाथों की हथेलियां में क्या अंतर देखा? आदमी 3 उंगलियां कटी हुई है। ठीक है, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटी हुई है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, रोक रोक के थोड़ा पढ़ लो, बस 2 मिनट टाइम लगेगा, रुको और पढ़ो। लोग किस लिए जमा हो रहे थे? तो वक्ता कौन है? वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ज्योतिष और श्रोता यजमान है। ठीक है, ये मई दिवस यहाँ किस घटना की ओर संकेत है? तो यहाँ मई दिवस के उपलक्ष्य में जमा हो रही मजदूरों की भीड़ को इकट्ठा होने की घटना की ओर संकेत है। ठीक है, मई दिवस क्यों मनाया जाता है? मजदूरों के अधिकारों और उनकी स्थितियों के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। हवा में तनाव बढ़ रहा था, इसका क्या अर्थ है? तो सड़क पर आते जुलूस को देखकर हवा में तनाव बढ़ गया था।
आज लाठी चलेगी, ये सब पढ़ लो, ठीक है, रोक रोक के थोड़ा देर पढ़ लो। और उसके बाद ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, हम दोनों चुप हो गए, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएगा। बस अगर आपने पाठ को पढ़ा हुआ है तो आपको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। आप बस पाठ को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और थोड़ा ये कम समझ में आने वाला भी कहानी है, मेरे इस पर वीडियो है, लेकिन क्या पता मैंने कैसा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, याद नहीं। चलो भेड़े और भेड़िए से आते हैं। भेड़े और भेड़िए में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी भेड़े और भेड़िए का उद्देश्य और संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत व्यंग्य द्वारा लिखा, यह भी क्या है, व्यंग्य है, तो हम लोग सारा व्यंग्य ही पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत व्यंग्य द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनेताओं का चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता है। राजनेताओं का चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता है, वे अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी जो अवसर पाते ही पलट जाए, और जो अपने खाली अवसर का ख्याल रखते हो, अपना खाली भला चाहते हो। उनका हर प्रयास व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़ा होता है, अपने स्वार्थों से जुड़ा होता है। वे भोली भाली जनता को विविध भेष बनाकर छलते हैं, अलग अलग भेष बनाते हैं, अच्छा भेष बनाते हैं, मैम तो आपकी सेवा करेंगे, ही। ठीक है, हम तो और उनकी सरलता का लाभ उठाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। दुर्बलता वर्ग को अत्याचार व अन्याय ही सहना पड़ता है। बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार एवं धर्मगुरु तक नैतिक एवं मूल्यों का हनन कर अपनी प्रतिभा एवं विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें संदेश क्या है, तो इसका उद्देश्य तो ये था संदेश। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी भेड़े और भेड़िए हमें यह संदेश देती है कि व्यक्ति को सदा विचारशील एवं जागरूक रहना चाहिए। सादा जीवन, सरलता, सौम्यता के गुण प्रशंसनीय हैं, किंतु एक सीमा के पश्चात ये अपना सौंदर्य खो देते हैं और मूर्खता के पर्याय बन जाते हैं। जैसे भेड़े, राजा महाराजा, धर्मगुरुओं की बातें व्यक्तिगत स्वार्थों से पूरी होती है। वे सरल व साधारण जनता का शोषण करते हैं। राजनेता किसी प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतते हैं, अतः अपने मत का प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। धूर्त राजनीतिज्ञ हर बार नए भेष बनाकर जनता के सामने आते हैं और उन्हें झूठे आश्वासन देकर पुनः सत्ता में आ जाते हैं। जनता को उनके प्रति सावधान रहना चाहिए। चुनाव प्रचार के समय किए गए वादे असत्य होते हैं, सत्ता में आते ही उनका आचरण वादों के विपरीत दिखाई देने लगता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित भेड़े और भेड़िए के पात्र भेड़ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भेड़ का चरित्र चित्रण देखो, भेड़ कैसा है, भेड़ मतलब आम आदमी। तो देखो भेड़ कैसा है, तो भेड़ नेक, ईमानदार तथा कोमल है। कहानी में चित्रित भेड़ें निहायत नेक, ईमानदार और कोमल प्रवृत्ति की है। सभ्यता से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर वन प्रदेश में होने वाले प्रजातंत्र की स्थापना से भेड़ों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह घटना उनके नेक, ईमानदार और कोमल होने का परिचय देती है। उनके स्वभाव के इस पक्ष को कहानीकार ने कुछ इस प्रकार दर्शाया है। जिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़ें बहुत ही निहायक, नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष। तो थोड़ा सा लिखने में काम चल जाएगा, ठीक है, एक दो लाइन, इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ। समता के पक्षधर, कहानी में आई भेड़ें समता का पक्षधर है। यह समता की भावना का ही उदाहरण है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना से वे सबसे अधिक खुश होती हैं और एक सुखद भविष्य की कल्पना करती हैं। प्रजातंत्र का प्रतीक है, भेड़ें साधारण जनता का प्रतीक है। साधारण जनता प्रजातंत्र की मालिक होकर भी हमेशा नौकर की भूमिका में रहती है। भेड़ों के साथ भी ऐसा ही है, वे वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। जिस प्रकार साधारण जनता एक अच्छी शासन व्यवस्था की उम्मीद रखती है, भेड़ें भी उन वन प्रदेश में एक अच्छी शासन व्यवस्था की कल्पना करती है। एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। शांति प्रिय, भेड़ों के चरित्र को ही यह मुख्य विशेषता है। इसी विशेषता के कारण ये वे हमेशा भेड़ियों का शिकार बनती रहती है। शांति प्रियता की चाहत उन्हें एक सीधी सोच रखने को विवश करती है। यह सीधी सोच वर्तमान की तिरछी चाल के आगे उन्हें परास्त करती रहती है। कहानी में उनके इस चारित्रिक गुण का पता निम्नांकित। तो ये सब छोड़ो, ठगी का शिकार है ये लोग, अपनी प्रजा। तो वहाँ पर देखिए भेड़िए के पात्र का चरित्र चित्रण, ये तो आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता आ जाए तो ये देखो, अपनी प्रजाति के प्रति चिंतित। कहानी में आया भेड़िया अपनी प्रजाति के प्रति चिंतित दिखाई पड़ता है। एक लाइन लिखने से काम चल गया। आत्मविश्वास का अभाव, भेड़िए में आत्मविश्वास का अभाव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण भेड़िया परिस्थिति देखकर घबरा जाता है। बस ये दो लाइन लिखने से काम चल जाएगा। इसके बाद धोखेबाज, भेड़िया का चरित्र की एक मुख्य विशेषता धोखेबाज है। धोखेबाजी उसके खून में घुली हुई है, इसलिए वह बुरे सियार के साथ मिलकर भेड़ों को आसानी से धोखा देता है। बस ये इतना लिखने से काम चल जाएगा, धोखेबाज है तो, ठीक है। बस ये तीनों को दिया गया तो तीनों को लिखिएगा, और क्या। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ना भेड़े और पात्र का बूढ़ा सियार व रंगे सियार का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो रंगे
सियार का चरित्र चित्रण, रंगा रंगा सियार लोग का प्रतीक है वो कहाँ गया। देखो सियार का यहाँ पे चरित्र चित्रण है। वे लोग क्या है, शातिर और चालाक है। कहानी में बूढ़ा सियार एक शातिर और चालाक पात्र के रूप में सामने आता है। वह इतना शातिर है कि 90% बहुमत को 10% बहुमत के सामने घुटने टेकवा देता है। इतना लिखने से काम चल जाएगा। अवसरवादी, बूढ़ा सियार अवसरवादी है। वह किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना नहीं चाहता है। जंगल में होने वाले चुनाव और प्रजातंत्र की स्थापना के अवसर का वह भरपूर लाभ उठाता है। वह भेड़िए की चिंता को इतनी आसानी से सुलझा देता है कि जितनी आसानी से कि भेड़िया भी इसी मुसीबत की घड़ी से उसे अपना गुरु मान लेता है। अनुभवी, बूढ़ा सियार अनुभवी है। यह उसके अनुभवी होने का ही परिमाण है कि वह पंचायत में 90% वोट को 10% बहुमत से प्राप्त कर देता है। चापलूस, बूढ़ा सियार के चारित्रिक एक अन्यतम विशेषता चापलूसी है। चापलूसी वह गुण है जो उसे भेड़िए की नज़रों में उठाए रखती है। बस इतना ये लिख देंगे, काम चल जाएगा। धोखेबाज, ये भी धोखेबाज है। वही वाक्पटु, बोलने की कला में माहिर है ये लोग। बूढ़ा सियार के चरित्र में यह एक ऐसी विशेषता है जिससे वो पूरी कहानी पर अपना प्रभाव जमाए रखने में सक्षम है। ठीक है। स्वार्थी भी है। रंगे सियार का चरित्र चित्रण, ये हम लोग देखते हैं। रंगे सियार का चरित्र चित्रण, ये मिथ्य प्रचारक लोभी, अच्छा ये छोड़ दो। अच्छा, कहानी में 3 रंग के सियार है, पीला सियार, नीला सियार और हरा रंग का सियार। मिथ्य प्रचार, रंगे सियार के चरित्र का पहला गुण है, ये लोग मिथ्य प्रचार कर रहा है, लोभी है, धूर्त है, पाखंडी है, अवसरवादी है। ये लोग भी सेम सेम। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। तो माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? यहाँ पर लेखक संदेश देना चाहता है कि इंसान सियार से भी गैर गुजरा है। ठीक। भेड़े और भेड़िए कहानी के इस कथन के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद यह संदेश देना चाहते हैं कि राजनेताओं का चरित्र छल छंद छम्ब है। ये क्या पता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, छंद लिखा हुआ है, छंद, छल छंद में से युक्त होता है। राजनीति शतरंज की वह बिसात है जिसमें राजा बनने के लिए साम दाम दंड भेड़ की नीति के अनुसरण की अनिवार्यता हमेशा बनी रहती है। जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना को लेकर भेड़ों के बीच उल्लास की भावना है, लेकिन दूसरी ओर भेड़िया इस बात से चिंतित है कि यदि समाज में शांति, स्नेह, बंधुत्व और आपसी सहयोग की भावना का विकास हो जाएगा, कोई पशु किसी को न मारेगा, तब हम किसे खाएंगे। तो ये सब दिया गया है। परसाई भेड़िए की इस प्रतीक के माध्यम से साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करते हैं। जहाँ तक सियार के प्रतीकात्मक का प्रश्न है, वह समाज के उस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनेताओं की चापलूसी और खुशामद करते हैं। परसाई समाज के इन्हीं रंगे सियारों की कलई खोलते हैं। इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि समाज का सबसे पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित तबका ही इस गंदी राजनीति का अंश होता है। जिस उद्देश्य को लेकर यह तबका प्रतिष्ठा की ऊंचाई पर स्वयं को प्रतिष्ठित करता है, वहीं चंद सुविधाओं की खातिर उसी जनता के विरोध में खड़ा हो जाता है। भेड़े और भेड़िए भारतीय राजनीति के काले कारनामों को उजागर करता एक व्यंग्य है। लिख दीजिएगा इसका सारांश। ठीक है, बस यहाँ से खत्म हो गया। कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे चुनेंगे? अरे जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंपती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या ही बात थी। तो यहाँ पर क्या क्या है व्याख्या करना है। तो यहाँ पे कौन चिंता दिखा रहा है, कौन चिंता दिखा रहा है? भेड़िया चिंता दिखा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये शिकार हड्डियों में लगे मांस को कुतरते हैं। कौन? तो ये सियार के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या क्या है? प्रस्तुत तंत्र में सियारों का चित्र को क्या दर्शाया गया है? तो ये लोग अवसरवादी है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राजनीति में अवसर का लाभ उठाने वाले लोगों के चरित्र को सियारों के माध्यम से दर्शाया है। सियारों की यह विशेषता होती है कि वे छोड़ी हुई चीज़ों का आनंद उठाते हैं, अर्थात भेड़िए द्वारा छोड़े गए सियार से वे मांस कुतर कुतर कर खाते हैं। अपने उदर पूर्ति अर्थात भूख को शांत करने के लिए वह हमेशा भेड़िए के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। यह स्थिति राजनीति के एक गंभीर पक्ष की ओर संकेतित करती है। राजनीति में ऐसे अवसरवादी लोग भरे पड़े हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनेताओं के तलवे सहलाने से नहीं चूकते हैं। मांस कुतरना और हड्डी के भाषा सहज सरल और बोधगम्य। हटाओ, आगे आगे। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है, रात्रि को आपको ज्योति। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रस्तुत अंक रंगे सियार के माध्यम से स्वार्थ सिद्धि में लिप्त कवियों के चरित्र का उद्घाटन करती है। आप एक ही जाति, वो सब कौन बोल रहा है? ये सब कवि बोल रहा है। ठीक है, कवि ऐसा ऐसा कविता लिख रहा है। आप एक ही जाति के हो तुम भेड़ भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। तो ये सब पढ़ लो। ठीक है, रोक के
पॉज करके। और यहाँ मुहावरे का अर्थ दिया दिया है, क्या पता कहाँ दिया है मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति पाठ और लेखक का नाम लिखो। भेड़ भेड़िए, तीनों किसका किसका प्रतीक था वो आएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, माने वो आना चाहिए। तीनों जो रंग था वो किसका किसका प्रतीक है, वो आंसर हमको मिला ही नहीं। ये किसकी ओर संकेत, रंगे सियार की ओर यहाँ पर होना चाहिए। बूढ़ा सियार, रंगा सियार किसका किसका प्रतीक है, तो देख रहे हैं हम भी। भेड़िए, एक बार वन, तो क्रांतिकारी परिवर्तन कहानी में भेड़िए किसका प्रतीक है। पशु समाज, बूढ़ा सियार कौन है, भेड़िए की उदासी की चिंता इसे क्यों है, प्रजातंत्र की स्थापना। अच्छा, एक जन पूछ रहा था कि क्या भैया एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आएगा कि आसान आएगा, तो बहुत आसान आएगा एग्ज़ाम, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। भाई और बहनों भय मत करो, तो ये सब पढ़ लो, ठीक है। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला, रंग कहाँ गया, ठीक है, ख़त्म हो गया वो भी, तो ख़त्म हो गया। देखो कुटज 3 ठो पार्ट है, कुटज है और ये है भेड़ और भेड़िए और भाग रेखा। तो भाग रेखा और भेड़ और भेड़िए पढ़िए आप लोग, कुटज पढ़ने का दरकार नहीं है। और देखो गबन गबन का हालांकि मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो गबन उपन्यास के आधार पर रमानाथ का चरित्र चित्रण, आकर्षक व्यक्तित्व, अकर्मण्य, संकोची और कायरता। गबन पर बड़ा सा वीडियो बना हुआ है 1 घंटा का, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें से 11 मार्क्स का प्रश्न आएगा, तो 1 घंटा का वीडियो देखना बनता है। आदर्श पति, अनुभवहीन पुरुष, सरल हृदय, ये सब उसका क्या हो जाएगा, वाक चतुर, ये सब हो जाएगा उसका विशेषता। 5 गो अच्छा विशेषता देके लिख देना है। देखो जालपा का चरित्र चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी का चरित्र चित्रण देना ही चाहिए एग्जाम में। ये पेपर लीक वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार, ठीक है। अवसर प्रियता, विवेकशील नारी, आदर्श पत्नी, स्वाभिमानी, विचारशील है, सेवा त्याग और सहिष्णुता की भावना है, सत्यवादी है। उसके बाद अनुशासन प्रिय और कर्तव्यनिष्ठ है, स्त्रियों के प्रति स्वतंत्र विचार। इसके बाद गौण उपन्यास के आधार पर अगर किसी और का थोड़ा मुश्किल करने का प्रयास करें तो देवी दिन का ऊपर चरित्र चित्रण पूछ लेगा। तो देवी दिन भी क्या है, सरल परोपकारी और निष्कपट आदमी है, जीवन सत्य का पारखी है, हंसोर और प्रसन्न चित्त रहता है हमेशा, देशभक्त है, तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का विशेषज्ञ है, अनुभवी है, वो निर्भीक है, डरता वरता नहीं है, ईमानदार भी है। गबन उपन्यास के आधार पर जग्गों का चरित्र चित्रण ये नहीं पूछेगा, नहीं आना चाहिए। गबन उपन्यास के आधार पर मानकी का चरित्र चित्रण नहीं पूछेगा। देखो गबन उपन्यास के उद्देश्य प्रधान रचना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है, इसका भी आंसर उस वीडियो में किया गया है। और गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एगो तो ही करेगा, या तो रमा का चरित्र चित्रण, या तो जल्पा का चरित्र चित्रण, या फिर गबन उपन्यास की मूल समस्या, ठीक है। तो मूल समस्या के ऊपर थोड़ा सा फिर से भाषण देते हैं। मूल समस्या देखो, अगर मूल समस्या पूछता है इसे तो ढेर सारा समस्या है। आभूषण प्रेम की समस्या है, विमल विवाह की समस्या है, प्रदर्शन या दिखावे की समस्या है, विधवा जीवन की समस्या है, ऋण की समस्या है, रिश्वत की समस्या, वैश्य जीवन की समस्या है, इतने सारी समस्या। लेकिन मूल समस्या देखो है आभूषण प्रेम की समस्या और प्रदर्शन या दिखावे की समस्या, जो कि हमको रमानाथ में दिखाई देता है। और ये आभूषण प्रेम की समस्या तो हम लोग को हर किसी में दिखाई देता है, जग्गो बोलो, जागेश्वरी बोलो, मानकी बोलो, जालपा, रतन, सब के अंदर आभूषण प्रेम की समस्या दिखाई देती है हम लोग को, ठीक है। तो बस ये सब अगर रोक रोक के आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। तो 2 समस्या, मूल समस्या पूछा तो बोलिए कि 2 मूल समस्या है, ये समस्या है, इसके बारे में ये सब हुआ था। और पाठ का नाम हम दे दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कहानी को थोड़ा दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं वीडियो, टाटा बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पत्र लेखन पढ़ना। देखो एग्जाम में तुम लोग के 3 ठो आएंगे, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है पत्र लेखन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पत्र लेखन पर, देखते हैं पत्र लेखन क्या क्या है। एज कीज टू ओपन चैट्स टू सो लेटर्स ओपन ब्रेस्ट, जेम्स हॉवेल ने ऐसा कहा था कि हटाओ जो, ये तो उस टाइम का बात है, 2 दिलों के मिलने के लिए पत्र लेखन जरूरी होता था उस टाइम, ठीक। अब जितना अच्छा पत्र लिख सकते थे उतना अच्छा पता है। तो ये अच्छे पत्र की विशेषता होती है, सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, आप क्या बोलना चाहते हैं, संक्षेप में होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए,
प्रभावान्वित होना चाहिए। आप जिसको लिख रहे हो उसको प्रभाव पहुँचेगा तब ना आपका पत्र काम करेगा। ठीक, अभी तो पत्र का ज़माना चल गया, अभी क्या है व्हाट्सअप में, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैट का भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है व्हाट्सअप चैट का ही तरह है। स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। व्हाट्सअप चैट में बहुत बड़ा मिस्टेक ये होता है कि सबका स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत होता है। बाहरी सजावट, पत्रों का प्रकार, सामाजिक पत्र होता है, व्यापारिक पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है। तो हम लोग को व्यापारिक और सरकारी पत्र ही हम लोग के एग्जाम में ज़्यादा आने वाला है, तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है कि किसको क्या क्या संबोधन करेंगे। अगर पिता पुत्र रहेगा तो हम लोग लिखेंगे प्रिय अनिल, माने पिता पुत्र को लिखेगा तो क्या रहेगा, प्रिय अनिल। अगर पुत्र पिताजी को लिखेगा तो पूज्य पिताजी। ये सब छोड़ो, कहाँ पर था, हम लोग को पढ़ना है, आगे देख ही लेते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है। देखो आपको पत्र का नमूना कैसे लिखना है, तो पत्र का नमूना इधर नहीं, सीधा हम लोग पत्र में आते हैं। पत्र कहाँ है जी, जल्दी आओ ना, 2 मिनट तो इसे निकल गया, आप लोग का बहुत कीमती टाइम है। देखो, उच्च माध्यमिक के पश्चात शिक्षा जारी रखने हेतु विषय चयन में मार्गदर्शन करने हेतु छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो छोटे भाई को ये पत्र लिखना है, क्या ये हम पढ़ाएं? तो चलो पढ़ाते हैं। अगर तो ये पढ़ो, देखो, अगर प्रिय भाई को पत्र लिखने आ गया तो आप इधर दिनांक दीजिएगा, इस तरफ में दिनांक, जो भी तारीख होगा। प्रिय विवेक प्रसन्न हो रहो, तो यहाँ पर लिखना, छोटा भाई है ना, तो यहाँ पे लिखना प्रिय विवेक प्रसन्न रहो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ, जिससे मुझे मालूम हुआ कि उच्च माध्यमिक की परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। जिसे अपने भाई से बात करते वैसे लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना परीक्षा भवन कोलकाता 7 लिख देना। ठीक है, तो पत्र में आगे की पढ़ाई जारी रखने के हेतु विषय चयन में मेरा मार्गदर्शन तुमने मांगा है। अपने दृढ़ निश्चय, लगन और सार्थक प्रयत्न से तुमने उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो सफलता अर्जित की है, उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। हालांकि तुम लोग का भाई इतना तो मेहनती नहीं होगा। सभी विषय अपने आप में विषय क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी विषय को कम करके नहीं आंका जा सकता। कला क्षेत्र के सभी विषय पढ़ने योग्य है। पत्र में तुमने जिक्र किया कि अंग्रेजी और हिंदी विषय में अन्य विषयों की तुलना में अच्छे अंक है। वैसे साहित्य जो तो शुरू से ही तुम्हारा पसंदीदा रहा है। अंग्रेजी विषय पर भी तुम्हारी अच्छी पकड़ है, हिंदी में भी तुम्हारी अच्छी, परंतु यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी रुचि किस विषय में है। रुचि ही विषय में दिलचस्पी एवं मनोयोग लाती है। बिना उस विषय में दिलचस्पी के हम उस विषय में अच्छा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उन्नति के उस शिखर पर देखना चाहता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम घने वृक्षों की भांति सबके लिए सुखदायी बनो। अब तुम लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इतना ऐसा भाषा में लिखना है। भाई बोले कहाँ लिख के भेज दिया, फाड़ो इसको। अंग्रेजी ऑनर्स करके तुम स्नातकोत्तर पूरा कर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी के कुशल अध्यापक बन सकते हो। विभिन्न राज्य के एवं केंद्रीय कार्यालयों में अनुवादक बनकर अपना कैरियर बना सकते हो। हिंदी भाषा और साहित्य में BA ऑनर्स एवं स्नातकोत्तर कर भविष्य में अध्यापक, अनुवादक, कलमजीवी, पत्रकार एवं साहित्यकार बनकर समाज को दिशा देकर समाज में तुम अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते हो। वैसे तो स्नातक करके और बहुत सारी नौकरियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक तो हूँ ही, परंतु इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुद की अपनी रुचि है। लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने पर प्रत्येक विषय पर अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे ईश्वर पर और तुम्हारे, तो यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। और लास्ट में ये वाक्य लिखना, मुझे ईश्वर पर और तुम्हारे प्रयत्न पर पूर्ण विश्वास है। कॉलेज में अवश्य लेकर कॉलेज में प्रवेश लेकर मुझे पत्र लिखना मत भूलना। ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई कमलेश, ऐसे करके लिख देना है। हाँ, तो ये हम लोग को आएगा नहीं, ये तो हम लोग का समाज वाला हो गया। 2 भाई बहन को लिखना है तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं निगमायुक्त पत्र। ठीक है, जैसे कि कोलकाता महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप की समस्या पर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो देखो, ये निगम अधिकारी को पत्र लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे आएगा, कैसे लिखना है, सेवा में श्री निगमायुक्त कोलकाता नगर निगम कोलकाता। तो किसको लिख रहे हैं, निगमायुक्त। ठीक है, ये नाम नहीं है, जो निगम का प्रधान है उसको हिंदी में निगमायुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो सेवा में उसका कोमा देखिए इधर से, श्री निगमायुक्त जो निगम का प्रधान है, कोलकाता नगर निगम कोलकाता। आप जहाँ के म्यूनिसिपैलिटी है उधर लिख दीजिए, मैंने आप यही रट के जा सकते हैं, कोलकाता नगर निगम कोलकाता। दिनांक इधर दे दीजिएगा दाहिने तरफ, 10 अक्टूबर नहीं, आप कल का दीजिएगा। कितना है, कल है आप लोग का, कितना तारीख है, 3 मार्च 2025। उसके बाद ये एड्रेस लिखना पड़ता है, उस जिला का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद मान्यवर महानुभाव। देखो, जब भी इनको लिखना, इनके अधिकारी को लिखना, तो क्या लिखना, मान्यवर महानुभाव। ठीक है, क्या लिखना है, मान्यवर महानुभाव।
इस पत्र के द्वारा कोलकाता महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। हमें आशा है कि आप हमारी इस परेशानी पर ध्यान देंगे और उसे दूर करने की कृपा करेंगे। महोदय, हमारे इस मोहल्ले की दशा बहुत ही शोचनीय है। अच्छा, यहाँ पर तो आपको विषय भी लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो विषय दिया नहीं है। कौन ये पत्र को लिखा? तो यहाँ पर ही इस लाइन में ही विषय लिख दिया है ये वाला। इतना बड़ा विषय तो नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे विषय देखिए, आगे के पत्र में देखेंगे हम लोग कैसे अच्छा से विषय लिखा हुआ है। महोदय, हमारे इस मोहल्ले की दशा बहुत ही शोचनीय है। पहले 2 माह से सफाई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है। यहाँ पर नालियों में कीचड़ जमा है, सड़क पर और गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। वर्षा के समय तो इस मोहल्ले में दुर्गंध के कारण ठहरना कठिन हो गया है। कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्त कर्मचारी किसी की नहीं सुनते और न वे सफाई ही करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है। कई बार स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत भी कर चुके हैं, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये सब लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं कष्ट करके इस मोहल्ले का निरीक्षण करें और यहाँ के निवासियों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उचित आदेश दें। और ये प्रार्थी राजन झा, ये यहाँ पे आपका नाम लिख रहे हैं। यहाँ प्रार्थी आप कौन है, मैंने आप लिखे प्रार्थी राजन झा, रविंद्र सरनी, आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस, ठीक है। अच्छा, मित्र को सफलता पर बधाई, ये मत ही दो मित्र को, कहा मित्र सफल हो रहा है आजकल। तो परीक्षा भवन आप कहाँ लिख रहे हैं? परीक्षा भवन 25 जुलाई लिख दीजिएगा, प्रिय मित्र, अपना मित्र का नाम। और काहेला सफल हुआ है जी? आज प्रातः मैंने इंटरनेट पर तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा। यह देखकर तुम हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम। अरे तुम भी दोस्त है, मतलब तुम भी तो 12 क्लास में हो। वो छोड़ो। मित्र को पत्र, रेल यात्रा का वर्णन। रेल यात्रा का वर्णन करो मित्र को, नहीं इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या दिया है? और बड़े भाई को पत्र, किसी दुर्घटना का वर्णन। बड़े भाई को पत्र लिख दीजिएगा ये सब, ठीक है। जो पहले बताया ना, पूज्य भ्राताश्री, बड़े भाई को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पूज्य भ्राताश्री। हालांकि बड़ा भाई लोग पूजने का योग्य होता नहीं, लोग पूछता भी नहीं है छोटा भाई को। तो बड़ी मार मारता है छोटा भाई को, पूजने का योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर हॉल में बैठे, एग्जामिनर को खुश करना तो लिखना पड़ेगा। परीक्षा भवन कोलकाता 7 दिनांक 6/7/2025। पूज्य भ्राताश्री, जी लिखो, श्री लिखो, कुछ लिखो। सादर प्रणाम भी लिखना है। गत रविवार अपने सहपाठियों के साथ में बैरकपुर पिकनिक के लिए गया। गत रविवार अपने सहपाठियों के लिए बैरकपुर पिकनिक के लिए गया। वहां नदी में तैरने और नहाने के बाद हम सब ने एक जगह बैठकर भोजन किया। इसके बाद थोड़ी देर मनोरंजक कार्यक्रम हुआ। इसमें कविता, चुटकुले, कहानी आदि से सबका खूब मनोरंजन हुआ। इसके अंतर्गत सभी छात्र भिन्न भिन्न टुकड़ियों में बढ़ गए। एक दल ताश खेलने में जुट गया और कोई ट्रांजिस्टर सुनने में। एक दल अंताक्षरी करने लगा। हमारे दल ने स्टेशन पर जाना तय किया। जो ही हम रेलवे स्टेशन के फाटक पर पहुंचे, त्यों ही वहां जमा हुई भीड़ देखकर हमारा माथा ठनक गया। पास जाकर देखा तो हमारा दिल दहल गया। मेरी तो आंखें में आंसू आ गया। एक युवक गाड़ी के नीचे आकर कट गया था। वहाँ का दृश्य बड़ा भयंकर था। कहीं उस युवक को खोपड़ी पड़ी थी, कहीं बाह, कहीं टांग और कहीं धर। उस दृश्य को देखकर मेरा तो जी घबराने लगा। दुखी मन से हम अपने पिकनिक स्थल से लौट आए। जिसने इस दुर्घटना का वर्णन सुना उसे भी बहुत दुख हुआ। पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो गया। तुम्हारा स्नेही श्रीकांत यादव। अगर दुख का वर्णन करना होगा तो ऐसे ऐसे वर्णन कर देना, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। कोलकाता महानगर में जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया विषय, तो यहाँ का क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी कोलकाता पश्चिम बंगाल, जिसको लिख रहे हैं लिख देंगे। उसके बाद विषय, ये देखो यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, जल जमाव समस्या को दूर करने हेतु। फिर उसके बाद लिखना है महोदय, सविनय निवेदन। वहाँ पर जो लिखा था प्रभुदय, महोदय भी लिख सकते हैं। महोदय ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, ये जिला अधिकारी को लिख रहे हैं, कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, ठीक है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी कोलकाता पश्चिम बंगाल। विषय जल जमाव समस्या को दूर करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि कोलकाता महानगर में मुसलमान बारिश के उपरांत कई जगहों पर जल जमाव की समस्या देखी जाती है। जल जमाव से यातायात परिसेवा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बालीगंज, बड़ा बाजार, ठनठनिया, कालीघाट, उल्टाडांगा, मानिक टल्ला, तो ये सब वहाँ का जगह का नाम है। बेहला, बेलगछिया आदि इलाके की सड़कें नदी की तरह दिखाई देने लगती है। मैदान और पार्क तालाब के रूप में बदल जाते हैं। ये थोड़ा जगह का नाम याद कर लीजिए अगर ऐसा आए तब, या फिर अपने अगल बगल के कोलकाता महानगर में तो कोलकाता का थोड़ा ये सब जगह का नाम याद कर लीजिए। बालीगंज, बड़ा बाजार, ठनठनिया, कालीघाट, उल्टाडांगा, मानिक तल्ला, बेलगछिया, बेहला आदि इलाके के सड़क के नदी की तरह दिखाई देने लगती है। मैदान और पार्क तालाब के रूप में बदल जाते हैं। कई स्थानों पर लोगों के कमर के ऊपर तक पानी आ जाता है। टेम्पू,
वाले चाह कर भी सड़कों पर टेम्पू चला नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि टैक्सी और कार के इंजन में पानी घुस जाता है। लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। छोटे बच्चे जो स्कूल से घर आते हैं उन्हें डूबने का भय बना रहता है। तो कलेक्टर साहब क्या करेगा, बारिश बंद करवा दे, बारिश भी ना हो। अतः आपसे निवेदन है कि जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए आप जिले के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करें, करके ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करें, कर सूची तैयार कराए। तो ये बहुत बड़ा समस्या, वहाँ पर घरों के अंदर पानी डूब जाता है और पानी डूब जाने के बाद उनको बस कैसे घर में खाना कैसे बनाएंगे, रहेंगे कैसे, ये बड़ा समस्या हो जाता है। तो मैं हावड़ा आते जाते रहता तो मुझको पता है ये सब थोड़ा मोड़ा। ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर सूची तैयार कराए जहाँ जल जमाव की समस्या होती है और उन क्षेत्रों से जल निकासी के लिए भूगर्भ पाइप लगवाकर जल निकासी की व्यवस्था करें। जब तक पाइप नहीं लग पाता है तब तक उन क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगवाकर सड़कों पर से जमे पानी, अच्छा ये इतनी भी दे दिया है कि कैसे क्या करना है, जमे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था बनवाए। आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि इस समस्या के निराकरण हेतु यथासंभव समुचित कदम उठाने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद लिखना था, धन्यवाद। दिनांक 12/7/2024। भवदीय कुलदीप पांडे कहाँ कहाँ रहते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र लिखेंगे। तो देखो शिक्षा मंत्री को कैसे हम लोग आवेदन पत्र लिखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, हाँ स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा होता क्या चाहिए, तो आप लोग स्कूल में क्या फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री को लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार। देखो सब अलग अलग लेखक लिखा है ये सब, तो कोई विषय इधर लिखा है कोई इधर लिखा है, आप लोग भी कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। विषय क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु पत्र। तो महोदय के नीचे मैं प्रार्थी, थोड़ा इधर से गैप दे के लिखना है, ठीक है। तो मैं प्रार्थी प्रांजल कुमार पांडे 5 विवेकानंद रोड नेहट्टी उत्तर 24 परगना का निवासी हूँ। आप ये इससे भी लिख के शुरुआत कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। तुम शिक्षा मंत्री को पत्र लिख रहे हो और तुम उसको कह रहे हो कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। अजीब, ये बेशर्मी वाला बात कह रहा है। उसको बोला लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्रति शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और बीमारियों से बचने के उपायों का प्रचार किया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जनसाधारण को यह समझाया जा सकता है कि उनके लिए क्या स्वास्थ्यप्रद है, क्या हानिप्रद है तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोग स्वास्थ्य संबंधी नियमों से परिचित हो जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार स्वयं सेवकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का समावेश किया जाए तो छात्र आगे चलकर अपने तथा अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु उचित उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वास्थ्य शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सूचना देना मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। स्कूल और कॉलेज इसमें सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो देखो स्कूल और कॉलेज में, स्कूल में तो स्वास्थ्य शिक्षा किताब तो मिलता है 6, 7, 5, 6, 4 क्लास में किताब तो मिलता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते नहीं है। अब क्या कर लेंगे ऐड करके, आप क्या बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम में ऐड कर दीजिए। ऐड तो है, अलग से किताब भी दिया जाता है, पढ़ाता कौन है, कोई नहीं पढ़ाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप राज्य के स्कूलों कॉलेजों के स्वास्थ्य शिक्षा हेतु कम से कम एक पाठ जोड़ने के लिए शिक्षा, हाँ एक पाठ रहता तो ठीक है, पूरा का पूरा किताबें दे दिया है अलग से। अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, इतना सब्जेक्ट है, उसमें बोल रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाओ, एक बड़ा बड़ा किताब है। धन्यवाद, धन्यवाद लिखा है, आप लोग भी धन्यवाद लिखिएगा, ठीक है। दिनांक 5/5/2024। भवदीय प्रांजल कुमार, अपना एड्रेस वड्रेस लिखने का मन हो तो लिख दीजिएगा, ठीक। एकदम झुमरिया तालाब। विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता संबंधित विषयों पर खेल मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखे। तो विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता है तो कि स्कूल में खेल करवाया जाए। स्कूल में खेल नहीं करवाया जाता, जो गेम का पीरियड होता है पूरा खाली जाता है, ये बड़ा अन्याय होता है बच्चों के साथ। वो लोग सप्ताह भर याद इंतजार करता है कि खेल का पीरियड होगा, सप्ताह में एक दिन तो होता ही है गेम पीरियड। एक गेम पीरियड के दिन क्लास में बैठो चुपचाप, ये कौन सा अन्याय होता है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो सेवा में खेल मंत्री जी को लिखा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार। विषय देखो यहाँ पे लिखा गया है, तुम बीच में लिख सकते हैं, इधर लिखो विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता के लिए आवेदन पत्र। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक खेल कूद और शारीरिक शिक्षा को सिलेबस में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए आग्रह कर रही हूँ। तो ये सेम विषय है, ठीक है, लिख लीजिएगा।
तो स्वच्छता अभियान के बढ़ते चरण विषय पर अपनी छोटी बहन को पत्र लिख दीजिएगा। तुम भी साफ करो नाली वाली। स्वास्थ्य जीवन के लिए योग अनिवार्य है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखो। नहीं जी, नहीं दरकार है, वो करेगा भी नहीं, फ्री फायर में मस्त रहता है। समाज में घटती हुई मानवीय संवेदनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए संपादक को पत्र लिखे। देखो, संपादक को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। क्या समाज में घटती हुई मानवीय संवेदनाओं पर? मानवीय संवेदना क्या होता है कि कोई रास्ता पे मर रहा है, उसको एक्सीडेंट हो गया लेकिन कोई पकड़ने नहीं जा रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, कोई बुलाओ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया है, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो, मेरा ऑफिस का टाइम और हम जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि संवेदना नहीं है इंसान के अंदर। तो इसके लिए देखो, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक सन्मार्ग। तो संपादक कौन होता है? जो पत्र वत्र, ये जो न्यूज़पेपर छापता है ना, उसका जो मेन मालिक होता है उसको बोलते हैं संपादक, ठीक है। तो इसके हाथ में होता है कि क्या छापना है क्या नहीं। तो इसको इसलिए हम लोग पत्र लिखेंगे कि क्या छापना है क्या नहीं। तो क्या छापना है इसको बताएंगे। तो समाज में घटती हुई मानवीय संवेदना, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार के माध्यम से आज के आधुनिक समाज में घटती हुई मानवीय संवेदनाओं पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज के उपभोक्तावादी समाज में आदमी किसी भी शर्त पर सब कुछ सिर्फ भोग लेना चाहता है। उसे देश, समाज एवं अपने कर्तव्य का भान नहीं है। पढ़ाई एवं उच्च शिक्षा के नाम पर एक ऐसी खतरनाक पीढ़ी जन्म ले रही है जिसमें शिक्षा के नाम पर डिग्रियां तो हैं, परंतु उनमें संस्कार, संस्कृति एवं संवेदना का अभाव है। महज डिग्रियां हासिल करने वाले उच्च शिक्षित लोगों की संवेदनहीनता पर कबीर जैसे संत कभी भी चिंता व्यक्त करते हैं। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भया जो ईट, कहे कबीर प्रेम की लागी न एको छीट। तो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति एवं टीवी कल्चर ने हमारे सामाजिक ढांचे के स्वरूप को विकृत कर दिया है, जिससे हमारी सामाजिक नींव हिल रही है, सांस्कृतिक अस्मिता का क्षरण हो रहा है। आज की अपसंस्कृति एवं प्रदूषित समाज परिवेश में परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है एवं आस्थाओं का क्षरण हुआ है। ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक को लोग स्वार्थ सिद्धि में लगा रहे हैं। परंपरा एवं आस्था के नाम पर महज मिथ्या प्रदर्शन है। हम हर चीज़ के लिए टीवी विज्ञापनों की ओर देखते हैं तथा पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौर में शामिल होकर अपने सभ्यता एवं संस्कार को भूल रहे हैं। दरअसल हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। समाज में आधुनिकता, झूठे प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी दौर में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्तार में आते जा रहे हैं। समाज की मानसिकता इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हम अब दूसरों के दुख से दुखी नहीं हो रहे हैं, हमें तो अपने खुशी की चिंता है। असहाय तथा बीमारों की मदद के बजाय हमें अपने काम की जल्दी पड़ी है। आज का समाज संवेदना शून्य होता जा रहा है। वास्तव में यह चिंता का विषय है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों को इस पर विचार करना आवश्यक है। भवदीय कमलेश मिश्र। तो ये सब लिख देना, जो मन में आए लिख देना, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए संपादक को पत्र लिखे। तो अभी संपादक को पत्र लिखे, वैसे भी लिखना है। सेवा में संपादक जी, प्रभात किस खबर को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है? महोदय, आपकी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध समाचार पत्र के माध्यम से मैं वर्तमान समय में विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। विद्यार्थियों में शिक्षण एवं शिक्षण गतिविधियों के प्रति रुचि नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि वर्तमान समय में कक्षोन्नति करना सरल हो गया है। साथ साथ कम परिश्रम करने पर भी अंक अधिक प्राप्त हो जा रहे हैं। एक तरफ छात्र सफलता के शिखर को छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ विनाश के गर्त में विद्यार्थी के समाज एवं परिवार के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। कुछ छात्र अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को गुलछर्रों में उड़ाने लगे हैं। शाम को वे रेस्टोरेंट एवं होटल में जाते हैं और नशीले पदार्थों की चपेट में आकर अपने अपने शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, परिवार और देश के लिए चिंता का विषय हो गया है। अधिकांश छात्रों का ध्यान मोबाइल और टीवी पर केंद्रित हो गया है। अतः छात्र गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं, गृह कार्य मतलब होमवर्क, एवं पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते। नकल के बढ़ते रुझान भी अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं। नकल नकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज आवश्यकता है कि नए सिरे से हमारे नई पीढ़ी उत्थान के लिए संस्कारों पर आधारित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की जाए। हमारे शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं के साथ उच्च प्रशिक्षित एवं शिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो छात्रों को स्वावलंबी एवं अनुशासित युवाओं को तैयार कर सके। शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर रोक लगाया जाए। 30 वर्ष के कम आयु वाले युवाओं को नशीले पदार्थ की बिक्री पर भी रोक लगानी चाहिए। अनुशासन में रहकर साधारण विद्यार्थी भी परिश्रमी, बुद्धिमान और योग्य बन सकता है। धन्यवाद। भवदीय ओम प्रकाश तिवारी, 104 सलकिया रोड, हावड़ा। ट्रेन में महिला
आरक्षित शिकायत सहायिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कर केंद्रीय रेल मंत्री के पास एक आवेदन है। इन लोग को और ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिका और डब्बा चाहिए। ट्रेन में एगो कितना 2 गो डब्बा कम पड़ रहा है लोग को। 2 गो डब्बा का कोई डब्बा में जा सकती है इसको, अब अलग से ट्रेन का डब्बा काहे चाहिए इनको। चलो रेल मंत्री को पत्र लिख देते हैं। सेवा में रेल मंत्री, नई दिल्ली, भारत सरकार। एड्रेस लिख देंगे। विषय ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिकाओं की संख्या बढ़ाने हेतु सविनय निवेदन है कि आजकल महिलाएं पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में विभिन्न कार्यों से बाहर ट्रेन की यात्रा करती हैं। महिलाओं हेतु आरक्षित सहायिकाओं की संख्या जो है वह पर्याप्त है। पुरुषों के साथ आने वाले आरक्षित सहायिकाओं के कंपार्ट में यात्रा करने से महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं उनमें अनुराग की भावना भी रहती है। प्रत्येक राज्य में बसों में महिलाएं होती है, आरक्षित सीट की संख्या होती है। उसी तरह यदि ट्रेन में भी महिला आरक्षित सहायिकाओं में वृद्धि कर दी जाए तो महिलाओं को यात्रा करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिकाओं की संख्या में वृद्धि करें। सर धन्यवाद। भवदीय राकेश प्रसाद। मेट्रो में है, विमान सेवा में वयस्क नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखा। विमान सेवा में वयस्क आदमियों को ये नहीं पढ़ना है। सरकारी अस्पतालों ये इम्पोर्टेंट है। सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखो। सेवा में स्वास्थ्य मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता। और विषय नहीं लिखा है, विषय लिख देना यहाँ पे कि सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था। ठीक है, इसी में से विषय चुन के लिख लेना। मैं आपका ध्यान राज्य के सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था एवं बदहाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बहुत तरह की अनियमितताएं हैं। सरकारी अस्पतालों के आसपास गंदगी मिलना तो आम बात है। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो सफाई कर्मचारियों की संख्या में कमी, दूसरी सफाई कर्मियों की लापरवाही। अस्पतालों के भीतर कुत्ते एवं बिल्लियों की तादाद देखकर रोगियों को खोजने में परेशानी होती है। किसी भी अस्पताल में पर्याप्त बेड की सुविधा नहीं है। कहीं कहीं तो एक ही बेड पर 2 रोगी पड़े मिलते हैं। ये बहुत अच्छा जो भी लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। कुछ नीचे ज़मीन पर पसरे दिखते हैं। डॉक्टरों का समय पर न आना तो जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अस्पतालों की बजाय ज़्यादा समय उनका निजी अस्पतालों एवं निजी डॉक्टरी चैम्बरों में कटता है। नर्सों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं होता। इन अस्पतालों में कभी तो डॉक्टर नहीं मिलते, कभी दवाई नदारद। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कुछ अस्पताल अधिकारियों एवं डॉक्टरों को मिली भगत से दवाइयाँ बाहर भी बेची जाती है। कई बार तो नकली एवं एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी रोगियों को चला दी जाती है। अस्पताल में एक ही एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड मशीन होने के कारण काफ़ी विलम्ब से पारी आती है। रोगियों का भोजन देखकर उबकाई आती है, मानो वह भोजन पशुओं के लिए बनाई गई हो। डाइट चार्ट के अनुसार रोगियों को भोजन एवं नाश्ता नहीं मिलता। संतुलित आहार नहीं मिलने से रोगियों में आक्रोश है। अस्पताल में बीमारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी कमी है। एम्बुलेंस की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। रोगियों के लिए साफ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे है। मुझे लगता है ये सभी अस्पताल सरकारी उपेक्षा के शिकार है। अतः आपसे निवेदन है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज लास्ट में। अतः आपसे निवेदन है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था एवं बदहाली पर अविलंब विचार करें। अविलंब बने जल्दी से जल्दी, बिना देर के हुए एवं इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। ये बड़ा अच्छा लिखा था। भवदीय कमलेश मिश्र। दिनांक लिख देना, एड्रेस मन करे तो लिख देना, यहाँ पे भवदीय लिखने मत भूलना। महानगर में फैलती बीमारियों की विभीषिका, स्वास्थ्य मंत्री को एक आवेदन पत्र हम लोग लिख देंगे। और क्या क्या बीमारी फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, डेंगू पे लिखे थे ना, वही हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के लिए शिक्षा मंत्री के पास एक आवेदन पत्र। देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के लिए शिक्षा मंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। एड्रेस लिख दिए जिसको भेजना था। विषय क्या है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के लिए। तो नया तो है ही, अब क्या नवीनीकरण करना है। मैं अपने पत्र द्वारा आपका ध्यान मौजूदा शिक्षा पद्धति में बदलाव एवं उसमें नवीनीकरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब भारत पराधीन था, विदेशी शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भारत में प्रचलित किया था। मैकाले इसके प्रवर्तक थे। यह शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं राष्ट्रीय जीवन के विपरीत थी। आज आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी ब्रिटिश काल से चली आ रही शिक्षा पद्धति व्यापक रूप से भारत में प्रचलित है। शिक्षा में नवीनीकरण के नाम पर भारत में अंग्रेजी शिक्षण संस्थान तो कुकुरमुत्ते की तरह फैल गया है। कुकुरमुत्ता क्या होता है, तो ये बैंक का छाता जिसको बोलते हैं ना, मशरूम जैसे फैल जाता है, वैसे अंग्रेजी शिक्षण संस्थान
फैल गए हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, किंतु शिक्षा जीवन यापन की दृष्टि से अयोग्य रही। ग्रेजुएट बनने के बाद नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकना शिक्षितों की नियति बन गई है। पढ़ लिख कर बाबू बनना शिक्षा का उद्देश्य बन गया। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण देन है। बाबू क्या होता है? तो जो लोग अंग्रेज की दिखावटी करना चाहते हैं, जो भारतीय अंग्रेज लोग की तरह दिखना चाहते हैं, उनको बाबू कहा जाता है, बाबू साहब। ठीक। पाठ्यक्रम में छात्रों पर आधारित बोझ लाद दिया गया है। सही विषयों के अधकचरे ज्ञान ने उसे रटंट तोता बनाकर छोड़ दिया है। अतः ब्रिटिश काल की अंग्रेजी शिक्षा तथा बाबू संस्कृति वाली शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। अब शिक्षा पद्धति विशुद्ध होनी चाहिए तथा जीवित का केंद्र होनी चाहिए। विज्ञान, तकनीकी, कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई पूरी तरह भारत आधारित होनी चाहिए, जिससे हम उसकी पढ़ाई अपनी भाषा में कर सकें। हमें उसके लिए विदेशियों की ओर न देखना पड़े। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा से बने बनाए परिपाटी से हटकर एक नवीन भारतीय शिक्षा पद्धति का सूत्रपात करने के लिए दिशा में कदम उठाएं, जिससे हमारे ज्ञान वृद्धि के साथ साथ हमारा क्षेत्र निर्भर भी हो एवं रोजगार के अवसर भी मिले। तो ठीक है, बस इतना करने के बाद खत्म होता है हम लोग का। और कुछ है? इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग, ये तो लिखना, ये पढ़ लेते हैं लास्ट। ठीक है, ये लास्ट है। तो शिक्षा मंत्री, इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग का बच्चों पर दुष्प्रभाव और अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो देखो, स्नेह, तो श्रीनाथ चक्रवर्ती लेन, कोलकाता 35। प्रिय प्रांजल, अपने बहन छोटे भाई को लिखना है, जो भी नाम हो उसका। तो सस्त ने आशीर्वाद पहले दिया उसको। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वहाँ स्वस्थ और आनंद पूर्वक हो। मैं यह पत्र तुम्हें खास उद्देश्य से लिख रहा हूँ। इस समय मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग इंटरनेट का काफ़ी उपयोग कर रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पर एक बार भी नहीं सोचता। इंटरनेट अधिक उपयोग करने वाले हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उपयोग हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि लोग बुरी आदतों को तेज़ी से अपनाते हैं, और उसी तरह मनुष्य भी इंटरनेट पर उपलब्ध बुरे स्रोतों का शिकार हो जाता है। गेमिंग से लेकर ऑनलाइन वीडियो छात्र का ध्यान भटकाते हैं। कई छात्र इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं या मनोरंजन के उद्देश्य के लिए गेम खेलते हैं। वे जल्द ही इसके आदी हो जाते हैं, फिर पढ़ाई से अधिक फेसबुक और गेम खेलने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। इस तरह उनके अधिकांश समय की बर्बादी होती है। डेटिंग और चैटिंग पढ़ाई में बाधा साबित होते हैं। तो डेटिंग और चैटिंग, एक शोध से पता चला है कि लोग काम के समय इंटरनेट पर अपने समय का अधिकतर भाग व्यतीत करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायतें तो छात्रों में अधिक देखी जाती है। यहाँ तक कि उनके आंखों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीठ दर्द, वजन बढ़ना, नींद न आना, डिप्रेशन, परिवार के प्रति अरुचि देखी जाती है। हर चीज़ की अति बुरी है और इंटरनेट इसका अपवाद नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कई छात्र अश्लील चित्र भी देखते हुए पाए जाते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अतः तुम इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करो, जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे तरफ से पापा मम्मी को प्रणाम बोल देना। से सब कुशल है। स्नेहित, तो यहाँ पे अपने तुम्हारा स्नेह सहित मनीष, और यहाँ पे उसका लिख देना एड्रेस, तुम्हारा अग्रज है उसका एड्रेस लिख देना यहाँ पे, और टिकट जो होता है स्टैम्प वो। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। 30 मिनट लग गया इसको ख़त्म करने में। ठीक है।